My name is Dr. Farhana. I am a consultant psychiatrist. And this is a new series of lectures basically and like skill development program that we are going to start from today. And it's about emotional intelligence. क्यों है, कैसे है, इसकी क्या नीड है, वो हम आगे फर्दर जब बात करेंगे तो विल टॉक अबाउट दैट. ओके. सो बट इंशाल्लाह ताला ये एक ऐसा सेशन होगा, या आई एम श्योर आप सब आईएमएस से कनेक्टेड हैं एंड यू नो द वेरी पर्पस ऑफ आईएमएस एंड द फैक्ट दैट यू आर इन आईएमएस मींस कि एक सर्टन माइंडसेट रखते हैं आप सब. तो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, जो इंसानी नफ्सियात है और उसका क्या असर है इन टर्म्स ऑफ लाइक डिफरेंट सिचुएशंस इन लाइफ, या किस तरह चीज़ों को हमने देखना है, या जैसे अगर हम आईएमएस में भी इफ यू आर टुगेदर हम इकट्ठे हैं तो उसको किस पर्सपेक्टिव में किस तरीके से लेके चलना है, या जैसे आप ग्लोबल सेल्फ अपने आप पे देखते हैं या वर्ल्ड व्यू के हिसाब से देखते हैं, किसी भी चीज़ के लिहाज से देखें तो इमोशनल इंटेलिजेंस एक बड़ी बेसिक सी चीज़ है जो जिसके बारे में हमने बात करनी है. ठीक है. सो हम उस पर्सपेक्टिव से, हम इसको सिर्फ दुनियावी पर्सपेक्टिव से या इमोशनल इंटेलिजेंस और उसके जो थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है उसके हवाले से बात नहीं करेंगे. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डेप्थ, और वो भी जो है इस पर्सपेक्टिव से स्पेसिफिकली. ठीक है. एक तो, और दूसरा ये कि इसके बारे में क्योंकि ये एक साइकोलॉजिकल टर्मिनोलॉजी है तो इसके बारे में परेशानी की ये बात नहीं है कि ये बहुत मुश्किल होने वाला है, या वो इंसान जिसने साइंस नहीं पढ़ी हुई या टेक्नोलॉजी या उन्होंने नफ्सियात या साइकोलॉजी कभी नहीं पढ़ी हुई, या एक ले मैन जो है वो उसके लिए ये किस कदर मुश्किल हो सकता है. तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट इट. वी आर गोइंग टू मेक इट पैलेटेबल फॉर एवरीबडी. जो जिस तरह हम कहते हैं कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली, और हमने बहुत बहुत डिटेल्स में तो जाना नहीं है, हमने वो चीजें देखनी है जो हमारे लिए प्रैक्टिकली बेहतर हैं और वैल्यू ऐड करती हैं हमारी लाइफ में इन जनरल, या हमारे मामलात में, या हमारा जो एक पर्पस है जिसको लेकर हम आज यहाँ पे इकट्ठे हैं. ठीक है. सो आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन. औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तो वी आर गोइंग टू ऑफिशियली स्टार्ट इमोशनल इंटेलिजेंस. ठीक है, कि क्या होती है और व्हाट डू वी मीन बाय दैट. बट बिफोर दैट, क्योंकि हमने इसको थोड़ा सा इंटरैक्टिव बनाना है एंड वीड लाइक यू टू पार्टिसिपेट एज वेल, और आपका इनपुट हमें चाहिए होगा. आई वुड वांट यू टू लाइक टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय इमोशनल इंटेलिजेंस. क्या ये ऐसा लफ्ज है जिसने जो आपने पहले सुना हुआ है? क्या आप इसके बारे में जानते हैं? डू यू नो, क्या आइडिया है आपका इमोशनल इंटेलिजेंस? जब ये लफ्ज आता है आपके सामने तो क्या मतलब आपको समझ में आता है? इफ यू कैन राइट इट इन द चैट. मैं थोड़े से आंसर्स लेना चाह रही हूँ सो दैट लाइक मुझे अंदाजा हो जाए कि कहाँ से हमने स्टार्ट करना है. जी जी कशिश. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह. जी जी. वालेकुम अस्सलाम. इमोशनल इंटेलिजेंस को जैसे मैं समझता हूँ कि आप किसी भी सिचुएशन में हैं तो आप किसी भी बात को सुन के उसका कितनी जल्दी अपने ज़हन में प्रोसेस करके जो है ना वो जवाब देते हैं. इस हम्म. तरह इमोशनल इंटेलिजेंस को मैं समझता हूँ कि आप इमोशनली कितने क्विक हैं कि आप अगले की जो है ना वो सिचुएशन को समझ के और कितना बेहतर तरीके से उसको जवाब देते हैं. तो उतने ही ज़्यादा इमोशनली इंटेलिजेंट है. ठीक हो गया. दैट्स वन वे टू पुट इट. गुड इनफ. ठीक है. एनीबडी एल्स? Yeah, we have chat messages. I can read that for you. ओके. Responding to situations wisely without driven by emotions. This is हम्म. said by Sadeem. And Asias is saying gesture reactions. Osama हम्म. said understanding the emotions and different behaviors of ourselves and others. ओके ओके ओके. सो आई थिंक ऑल ऑफ यू आर काइंड ऑफ, मतलब आप लोगों को थोड़ा सा बेसिक आइडिया है व्हाट इट मींस टू बी इमोशनल इंटेलिजेंस, या ये जो लफ्ज है ई आई या इमोशनल इंटेलिजेंस, इसका क्या मतलब है. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद दैट. ओके. अच्छा, अब व्हेन वी टॉक अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस, आप थोड़ा सा हैरान होंगे कि ये तो सूरह अल असर आ गई है. द रीजन टू स्टार्ट माय प्रेजेंटेशन एंड दिस कोर्स विद सूरह अल असर इज
देखिए वही बात जो मैंने पहले कही कि ये कोई रैंडम आप किसी और जगह से ये चीजें नहीं समझ रही है, स्किल नहीं सीख रहे आप हार्वर्ड येल स्टैनफोर्ड से नहीं सीख रहे, आप इसको आईएमएस से सीख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है एक सर्टन माइंडसेट के साथ आए दैट ऑल ऑफ यू वांट टू सर्व इस्लाम, ठीक है। एक हम इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम है एंड द गोल इज कि हमने दुनिया के हर इंसान को जो है वो सारा मैसेज पहुंचाना है इस्लाम का जो हमारे पास मौजूद है, राइट। सो ऑब्वियसली हमारा मैनुअल क्या कुरान है, और कुरान के अंदर से हम अगर इमोशनल इंटेलिजेंस का मैनुअल देखें तो दैट इज सूरह अल असर। कैसे है वो आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे, और मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट कि हमें पता हो कि सूरह अल असर कैसे इमोशनल इंटेलिजेंस को एक्सप्लेन करती है एंड व्हाई इज इट द मैनुअल फॉर अस, राइट। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल-अस्रि इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। चार टेनेंट्स का जिक्र हुआ है, हम इसको आगे कवर करेंगे, राइट। बट बिफोर दैट आई वुड वांट एक छोटी सी एक्टिविटी करना चाहूंगी कि कोई एक अगर आपके में से वॉलंटियर करे और वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट अ सर्टेन सिचुएशन, कोई ऐसी चीज जो आपके साथ रिसेंटली हुई हो जिसमें आपने इमोशनल फील किया हो, या जिसमें आपको लगा हो कि लाइक मेरे इमोशंस बहुत ओवरवेलम हो गए थे, या मैं बहुत परेशान हो गया था या हो गई थी, तो उसके बारे में बात करना चाहे एंड यू आर ओके विद टॉकिंग अबाउट इट, तो प्लीज रेज योर हैंड एंड उस बंदे से मेरी बात होगी, हम थोड़ी सी एक्टिविटी करेंगे सो दैट आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल लेवल पे समझ आए कि कैसे जो हमारे थॉट्स और इमोशंस हैं वो हमारे बिहेवियर से कनेक्टेड है जी। Okay, Farhana, going to unmute Mehwish Faruqi. ओके ओके जी महविश, आर यू देयर? यस, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। ओके महविश, कोई ऐसी सिचुएशन हमें बताइए रिसेंटली जो आपके साथ हुई हो जिसमें आपने बड़ा इमोशनल फील किया हो या आपको लगा हो कि वो बहुत आपके लिए टू मच टू हैंडल था। अच्छा महविश, पीछे बैकग्राउंड नॉइज जो है ये हो सकता है कम, बिकॉज आप क्लियरली हम आपको सुन नहीं पाएंगे इस तरह। अच्छा ना, कुछ ऑडिबल है? आई हैव चेंज माय रूम। जी जी, यू फिर आर भी साउंड ऑडिबल आ रहा है। नाउ इज थोड़ा इट सा ऑडिबल? ओके ओके, ठीक है, गो आई हैव चेंज माय रूम। जी जी महविश बताइए एनी ठीक है। रीसेंट सिचुएशन। अच्छा, तो ऐसी सिचुएशन, ओके, there was a discussion between me and my husband. Basically, when I was just taking the khula and the other party was asking about the reason and everything, but I was unable to speak about anything, and मैं reasons नहीं दे पा रही थी, कुछ बोल नहीं पा रही थी. I was so much overwhelmed. Though I have a lot of things to speak about or talk about, but still I was just so overwhelmed. And so that was something कि जहाँ मेरे इमोशंस या कुछ भी वो मैं बिल्कुल भी उसको टैकल नहीं कर पा रही थी, या इस सारी ओके सिचुएशन में जो भी था। आई ओके ओके ओके। सो एंड थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड बता सकते हैं कि जब आप हैंडल नहीं कर पा रही थी तो उससे पहले मतलब क्या हुआ था, या व्हाट वाज हैपनिंग, आपकी कोई आप हस्बैंड के साथ कॉन्वर्सेशन हो रही थी, बातचीत हो रही थी, कोई डिस्कशन हो रही थी, व्हाट वाज हैपनिंग? नो नो, बेसिकली ड्यूरिंग माय मैरिड लाइफ ना, मतलब एक मेरा जो बिहेवियर था वो ये था कि मतलब अगर मैं कुछ बात करती हूँ तो उसको वो आगे से इस तरह काउंटर हो जाता है कि नहीं, आप जो बात कर रही हैं या जो आप बात सोच रही हैं ना, जैसे गैस लाइटिंग होती है कि आप जो बात सोच रही हैं वो ठीक नहीं है या आपका सोचने का पहलू डिफरेंट है। तो मुझे ये उस टाइम हुआ था कि मैं कोई भी आर्ग्यूमेंट दूंगी तो वो ये होगा कि वो सामने से रिफ्यूट हो जाएगा, तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, और मतलब बहुत ज्यादा ऐसा लो फील कर रही थी कि मैं कुछ भी आर्ग्यूमेंट दूंगी तो वो रिफ्यूट ही हो जाना है मेरा। हालांकि मुझे पता था दैट रीजंस ठीक है, लेकिन मुझे ये था कि नहीं, अगला बंदा मुझे देखा डिनाई कर देगा मेरी बात को, और सबके सामने ये हो जाएगा कि मैं झूठी बन जाऊंगी। सो आई हैड दैट थिंग इन माय माइंड। ठीक है। सो पहली तीन जो चीजें हमने पूछी है यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन में, व्हाट हैपेंड। सो महविश ने बताया कि शी वाजंट एबल टू रिस्पॉन्ड। रिस्पॉन्स क्या था उनका कि वो शी फ्रोज, या उनका एक मतलब जो वो ओवरवेलम फील कर रही थी वो जवाब नहीं दे पा रही थी। और ट्रिगर क्या था वो उन्होंने ये बताया कि बिकॉज मुझे पता था कि वो आंसर रिफ्यूट हो जाना है और बिकॉज इसको जस्टिफाई कर दिया जाना है जिसको किसी भी तरह के मतलब यू आर एक्चुअली रॉन्ग। डू यू थिंक योर रिस्पॉन्स वाज अप्रोप्रिएट? इसका भी समहाउ जवाब दे दिया। मैं भी इस पे कुछ और मजीद आप कहना चाहेंगी? डू यू थिंक दैट दैट वाज फाइन जो आप फील कर रही थी, और द वे यू वर लाइक बिहेविंग अराउंड दैट टाइम?
एट दैट टाइम मुझे उस टाइम समझ नहीं आया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि नहीं, मुझे उस टाइम बात करनी चाहिए थी और सब करना चाहिए था कि मैंने बिल्कुल गलत बिहेव किया, मुझे इस तरह नहीं करना चाहिए था, मुझे एटलीस्ट आगे बोलना चाहिए था। दिस इज व्हाट आई फील, कि मैं ठीक बहुत है, ठीक है, ज्यादा अपने आप को ही मैंने इस तरह फील किया कि नहीं, मैं नहीं हूँ, इस तरह नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। सो लेटर ऑन आपने जब उसके ऊपर लाइक यू लॉजिकली थॉट अबाउट इट, तो यू फेल्ट कि आप ओवरवेलम हो गई थी इमोशन से, और ऑब्वियसली देयर वर डिफरेंट रीजंस। ठीक है। सो ये थोड़ा सा एक अक्यूट जी सिचुएशन या एक बहुत मतलब शॉर्ट टर्म सिचुएशन नहीं है कोई ऐसा, अगर मतलब एंड ऑब्वियसली दैट काइंड ऑफ एक्सप्लेन्स, बट अगर कोई और अपना कोई भी इवेंट शेयर करना चाहे जिसमें एक सडन रिएक्शन आया था, या एक सडन कोई लड़ाई हो गई, कोई गुस्सा आ गया, कोई इस तरह की चीज, कोई इसके हवाले से कोई अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है, सो दैट वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग, ताकि थोड़ा क्लैरिटी आ जाए इस चीज में। Okay, Farhana, going to unmute for Atif Mughal for this. Atif, kindly गुड, unmute की या request आ रही है आपको. So share what has been asked. Assalamu alaikum everyone. अस्सलाम वालेकुम। I जी want to share the story of my mother and father. मेरे आतिफ। वालिद वालिदा की सेपरेशन हो चुकी है और हम्म, दरूनी नासर की वजह से वो हुई थी, और मैं उनकी वजह से बहुत बेबस फील कर रहा हूँ। और हालांकि हर चीज़ में जानता था, उम्र ऐसी थी कि जिसमें उन्हें एक्सप्लेन की जा सकती थी, लेकिन मैं उनके साथ शेयर नहीं कर सकता। गुस्सा भी बहुत आया, या लेकिन उस दौरान फिर मैंने सब्र ही किया। ओके, ओके, ओके। और अब सो इसका मुझे बहुत regret। सॉरी, आपकी आवाज कट गई थी। जी जी, मैं यही एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि अब इस बात का मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट है, और मैं कोशिश मेरी यही है कि मैं जितनी मेरी मिस्टेक प्रीवियसली हुई हैं मैं उनको रिकवर करूँ। ओके, ओके, ऑलराइट, ऑलराइट। मिस सो मिस कोई, फरहाना, आपने जो क्वेश्चन पूछा था ना, उसको एक दफ़ा दोबारा रिपीट कीजिए, फिर मैं इंशाल्लाह। बताती जी मैं ये पूछना चाह रही हूँ बेसिकली, एंड आई अंडरस्टैंड आतिफ, आपने जो कहा है कंप्लीटली अंडरस्टैंड दैट, लेकिन कोई कोई बंदा ये बताए कि जैसे एक रीसेंट सिचुएशन दैट यू कैन थिंक ऑफ, किसी फैमिली मेंबर से या किसी वर्क प्लेस पे या कहीं घर में, जो जो खवातीन घर पे होती हैं, घर पे कहीं ऐसी जगह जहां आपको लगा हो कि कुछ ऐसा हुआ है जिसमें आप एकदम से शदीद किस्म के जज्बाती हो गए, इमोशनल हो गए, तो मैं वो वाकया पूछना चाह रही हूँ कि एक्चुअली क्या हुआ था, कैसे वो ट्रिगर हुआ था, क्या आपका रिस्पॉन्स था, उस हवाले से अगर कोई बता सके। आई अंडरस्टैंड ये जो पहली दो एग्जांपल्स हमने लिए हैं ये बड़ी जेन्युइन है, बट द थिंग इज कि इसमें बड़ी लॉन्ग टर्म चीजें हैं, तो वो आपको वो कॉन्सेप्ट इतना क्लियर नहीं कर पाएगा जो मैं करना चाह रही हूँ। सो कोई ऐसी चीज जो रिसेंटली हुई हो किसी के साथ भी। ओके, इकरा वसीम, आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ मैं, काइंडली जो मिस पूछ रही हैं उसको बताइएगा। जी, जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अस्सलाम मैं जो वालेकुम। सिचुएशन है वो शेयर करना चाहूँगी कि जैसे ही साहिल सर का जो लाइव सेशन था, वो जैसे ही कंप्लीट हुआ था और सर ने उसमें कुछ स्ट्रेटजीज बताई थी, उसके फौरन बाद एक फैमिली अंकल हैं, उनसे मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने यही चीज़ एड्रेस की कि एज अ इंडिविजुअल हम कुछ नहीं कर सकते और ये आर्मी और गवर्नमेंट का काम है। तो सेशन के फौरन बाद वो बात सुनना just kind of triggered something inside me, और उसने या मुझे थोड़ा सा जज्बाती कर दिया, और बड़ों से वो बात करना वैसे भी थोड़ा बदतमीजी के जुमरे में आ जाता है अगर आप उन्हें रिफ्यूट करें। तो दैट काइंड या ऑफ जस्ट triggered me and I got emotional in front of him. ठीक है। एंड व्हेन यू से इमोशनल, आप अपना इमोशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वो गुस्सा था, क्या वो फ्रस्ट्रेशन थी, रिजेंटमेंट थी, क्या हुआ था एग्जैक्टली? It was a mixture of anger and shock, that because he's also religious in the family, तो उनसे ये बात सुनना, it was kind of a bit shocking and full of anger for me. ठीक है। एंड लेटर अब जब आपने इस बारे में सोचा, या अभी जब आप उसको कंसिडर करती हैं इस बात को, तो आपको लगता है कि आपका रिस्पॉन्स जस्टिफाइड था या ठीक था, या मतलब वुड यू बिहेव द सेम वे नाउ? I think I would have taken the approach कि थोड़ा सा मैं वहाँ पे एक पेशेंस इख्तियार करके पहले उस सिचुएशन को सोचती, बिकॉज आई डोंट थिंक द रिप्लाई आई गेव हिम वाज रॉन्ग, बट इट कुड हैव, उसको मैं एक प्रोसेस के थ्रू मैनेज कर सकती थी।
तो मैनेजमेंट थोड़ी सी बेहतर हो सकती थी, कि मेरी ठीक है, अप्रोच और बात का स्टाइल कुछ डिफरेंट हो सकता था। ठीक हो गया। थैंक यू इकरा फॉर शेयरिंग। आई थिंक ये परफेक्ट एग्जांपल है जो हमें इकरा ने दी, और एग्जैक्टली यही कि रिस्पॉन्स भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि रिस्पॉन्स जो था वो एक काइंड ऑफ मिला जुला था, गुस्से वाला था, और लाइक देयर वर अदर इमोशंस। ट्रिगर इस बात से हुआ था ऑब्वियसली कि एक ऑलरेडी एक इमोशनल अंदर रिएक्शन चल रहा था, और फिर उन्होंने खुद ही ये जस्टिफाई और ये बताया भी कि व्हाट मेड द डिफरेंस, प्रोबेबली अगर मैनेजमेंट बेहतर हो जाती उस चीज की तो वो सिचुएशन उस तरह की ना बनती, या वो एक जो आउटलुक या एक बिहेवियर वैसा आया है वो चीज ना आती, राइट? सो आई थिंक दैट इज अ परफेक्ट एग्जांपल, एंड दैट बेसिकली ब्रिंग्स अस टू द फैक्ट कि आप जब इमोशनल होते हैं या जज्बाती होते हैं तो एक सर्टेन एक सर्टेन माइंडसेट में चले जाते हैं। हम उसके बारे में बात जरूर करेंगे, लेकिन वो इस मौके पे आके जब, और ऑब्वियसली क्योंकि हम इंसान हैं, क्योंकि हम इस दुनिया में रहते हैं, हम जन्नत में नहीं रहते, दुनिया में परेशानियां भी आती हैं, दुनिया में सिचुएशंस भी आती हैं, दुनिया में डिफरेंट सिनेरियोज आपको देखने को मिलते हैं मुख्तलिफ किस्म के, हर रोज रोजाना की बेसिस पे। सो बेसिकली कोई ऐसी चीज है वो जो गॉज करती है, या जो इस चीज को बेसिकली मैनेज करती है कि आपने अपने इमोशंस को हैंडल कैसे करना है, एंड दैट इज प्रिसाइजली वो जो चीज है उसको हम कहते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट? तो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, क्यों है, कैसे है, मुझे कैसे रिलेट करती है, और फिर जो हम एक उसका जो एक मेजर बताते हैं कि उसको कैसे मेजर करना है, वो इमोशनल क्वेश्चन के थ्रू है, वो क्या चीज है, उसके बारे में हम आज बात करने लगे इंशाल्लाह, राइट? ओके, सो इमोशनल इंटेलिजेंस क्या चीज है? अभी आप में से बहुत सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने ये बात बताई कि बेसिकली मुख्तलिफ चीजों में कि कैसे अपने इमोशंस को मैनेज करना है, दूसरों के इमोशंस को मैनेज करना है। तो बेसिकली 4 चीजें जो आपने रेड से देख रहे होंगे इस डेफिनेशन में, कि आपने पहले रिकग्नाइज करना है इमोशंस को, जैसे इकरा ने अभी रिकग्नाइज किया कि क्या वो इमोशन है जिसने जो अभी मुझे ओवर पावर करे, बेशक आप उस सिचुएशन में कर रहे हैं। अभी तो क्योंकि हम इमोशनल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं, तो हमें लेटर ऑन जब हम उस बात के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं या सोचते हैं तो हमें समझ आता है, ओ सो दैट दिस वाज दिस, राइट, ये इमोशन था। लेकिन जब हम इमोशनल इंटेलिजेंस की प्रैक्टिस करेंगे तो हमें उस मोमेंट में भी समझ आना शुरू हो जाएगा कि हम इमोशन को कैसे आइडेंटिफाई करें, राइट? तो सबसे पहले तो पहचानना बहुत जरूरी है इमोशन को, कि ये वो चीज है जो बेसिकली मुझे बॉदर करी इस वक्त। फिर उसके बाद ये है कि अंडरस्टैंड कर, आपने उसे पहचान लिया, उसको समझ लिया कि ओके सो एंगर मुझे इस वक्त जो है वो बहुत, गुस्सा मेरा तंग कर रहा है, और अभी मैं आई एम नॉट बीइंग माई सेल्फ, मैं वो नहीं हूँ जो मैं एक्चुअली हूँ, बल्कि मुझे मेरे जो इमोशन है उसने मुझे राइड कर लिया, ओवर राइड कर दिया, और मैं अब इमोशन के ताबे हूँ, ठीक है? और फिर उसको कैसे आपने एक्सप्रेस करना है और इस सिचुएशन को कैसे मैनेज करना है ओवरऑल, अपने इमोशंस को लेके भी, ना सिर्फ अपने इमोशंस को बल्कि दूसरे के इमोशंस को भी। फिर हम लोग इकरा वाली एग्जांपल पे जाएंगे, क्यों अब देखिए सिचुएशन जो उन्होंने बताई उसमें ना सिर्फ उनके अपने इमोशन शामिल थे, बल्कि जिनसे वो बात कर रही थी, सो देयर इज ऑलवेज अ सेकंड पार्टी, उनके भी तो इमोशंस होते हैं, राइट? सो ना सिर्फ अपने इमोशंस के हवाले से आपको पता हो कि आपने फेलो से रिकग्नाइज किया, उसको समझा, उसको कैसे एक्सप्रेस करना है, और ओवरऑल सिचुएशंस को और इमोशंस को कैसे मैनेज करना है, और उनको कैसे अपने ताबे करना है, ना कि ये कि आप इमोशंस के ताबे होते हैं, राइट? और दूसरों के भी ऑब्वियसली करने, क्योंकि हमेशा कोई सिनेरियो 2 लोगों को ही मिला के बनेगा। ओके, सो बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि आपने इमोशनली स्मार्ट कैसे होना है, राइट? ये जो मैंने एक नीचे डेफिनेशन की भी है, इसका मकसद ये है कि जैसे आपको पता है ना कि एक जो जिपर होता है वो, उसके लिए, उसको वर्क करने के लिए 2 साइड्स जरूरी होती हैं। तो इसी तरह इस इमोशनल इंटेलिजेंस को काम करने के लिए भी एक साइड पे अपने इमोशन समझना जरूरी है, और फिर उस जो आपको समझ आई है, वो जो आपको अवेयरनेस आई है, वो जो आपको इंसाइट आई है, उसको कैसे यूज करना है ताकि आपने बाकी लोगों को के इमोशंस को मैनेज करना है, और अपनी उससे ओवरऑल जो रिलेशनशिप्स हैं या जो जिंदगी है उसको कैसे मैनेज करना है, ठीक है? ओके, अब बहुत सारे लोग बात करते हैं कि जी आईक्यू जो होता है, एंड आई अज्यूम कि बहुत सारे लोगों को आईक्यू का पता होगा, जिनको नहीं पता, आईक्यू बेसिकली इमोशनल इंटेलिजेंस कोशेंट होता है, या जो आपकी जहानत होती है, जिसको उर्दू में जहानत कहा जाता है, राइट? और हमें पता है कि खास तौर पे हम जिस जगह पे रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं, जिन लोगों का हाई आईक्यू होता है, वो स्कूल्स में टॉप कर रहे होते हैं, बहुत सारी जगहों पे जो है वो आगे होते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स अबाउट कि आपने नंबर्स को कैसे डील करना है, डेटा को कैसे डील करना है, रट्टे कैसे मारने हैं, ये चीजें, या इवन सो अगर आप इंटेलिजेंट है तो आपको नई नॉलेज कैसे हासिल करनी है। लेकिन जब आप जिंदगी के मैदान में उतरते हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं,
चाहे वो आपका काम है, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स हैं, चाहे आपकी शादी हुई है, चाहे आपके बच्चे हुए हैं, तो आपको पता चलता है कि सिर्फ नॉलेजेबल होना, बहुत इमोशनली इंटेलिजेंट होना जो है, सॉरी इंटेलिजेंट होना काफी नहीं है, जब तक कि आप इमोशनली इंटेलिजेंट ना हो। इसकी एग्जांपल वही है कि जैसे हम कहते हैं ना कि बुक स्मार्ट होना और स्ट्रीट स्मार्ट होना। बुक स्मार्ट लोग जो है उनको किताब आप खोल लें किसी भी सफ़े पे, उनको कोई भी लाइन जहां लिखी हुई है वो उनको पता होगी, लेकिन जब जिंदगी में उतरते हैं तो वो किताब जो है वो उनके लिए काफी नहीं है, उनके लिए प्रैक्टिकल नॉलेज होना, इसीलिए एक्सपीरियंस इतना मैटर करता है, इसीलिए इंटरेक्शंस इतना मैटर करते हैं, इसलिए आपकी सोशल जो कम्युनिकेशन है वो इतनी मैटर करती है। क्यों? क्योंकि जैसे आपके पास जहानत है तो जहानत एक एस्पेक्ट है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जहानत का कोई फायदा नहीं है या वो जो है आपको जिंदगी में हेल्प नहीं करती, बहुत हेल्प करती है, बट दैट्स नॉट टोटली इट। ठीक है, अगर जहानत है और साथ इमोशनली इंटेलिजेंट नहीं, आप स्मार्ट नहीं, तो आप जिंदगी में बहुत सारे मैदानों में मार खा लेंगे। ऑन द कॉन्ट्ररी, अगर आपको बस इमोशनल इंटेलिजेंस है और थोड़ी बेस लाइन जहानत, अच्छी जहानत है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी नहीं है, आप जीनियस भी नहीं है, लेकिन अगर आप इमोशनली स्मार्ट और इंटेलिजेंट हैं तो आप जिंदगी में बहुत सारे मैदानों में उन लोगों को पीछे छोड़ सकते हैं जिनका आईक्यू अच्छा है। तो इसका मतलब ये है कि ना सिर्फ अपने फिजिकल और अपनी इंटेलेक्ट की स्ट्रेंथ बढ़ानी है, बल्कि आपने अपना इमोशनल मसल भी बिल्ड करना है। अभी आप देख रहे हैं, आपने देख लिया होगा कि इसके अंदर ये जो हमने टेबल बनाया हुआ है, इसमें हमने थोड़ा सा कंपैरिजन दिया हुआ है कि आप आईक्यू में या जहानत में हम वी आर स्मार्ट विद नंबर्स, जबकि ईक्यू में वी आर स्मार्ट विद फीलिंग्स। और इसमें आप जो है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वोकैबुलरी क्या है, या नई चीजें जो है लर्न कर सकते हैं, रोट मेमोराइज कर सकते हैं। जबकि जब ईक्यू की बात आती है तो वो आप फीलिंग्स के बारे में उनको नेम करना, उनको अंडरस्टैंड करना, उनको रिकॉग्नाइज करना, और जैसे जैसे आप जिंदगी में आगे जा रहे होते हैं चेंजेस के साथ अडेप्ट करना, जो जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अगर आपके ऊपर जिंदगी में प्रेशर आ जाता है, कभी प्रॉब्लम जिंदगी में बुरा वक्त आ जाता है और इवन अच्छा वक्त आ जाता है, तो कैसे डील करना है, क्योंकि बुरा वक्त तो आपको सिखाता ही है, अच्छे वक्त में भी बाज़ लोगों को नहीं अंदाजा होता कि कैसे बिहेव करना है और कैसे डील करना है उसके साथ, राइट। तो आईक्यू हमें स्टैंडर्डाइज उसके टेस्ट होते हैं, और इसमें अगर आपका गुड इनफ भी आईक्यू, आप दुनिया में बड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन ईक्यू जो है वो आपको सर्टेन स्पेसिफिक सिचुएशंस में कैसे डील करना है, और जैसे हमने कहा इमोशंस के बारे में किस तरह से अपने और लोगों के इमोशंस को लेके चलना है, उसके हवाले से जो है वो बताता है। और वही बात है कि अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट IQ एंड EQ। मुझे बहुत सारे हैंड्स नजर आ रहे हैं, लेकिन वी आर गोइंग टू टेक द आंसर्स एट द एंड, सो दैट लाइक हमारा फ्लो ना टूटे, और आप अपने आंसर्स नोट डाउन कर लें। वी आर गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम एट द एंड इंशाल्लाह, राइट। ओके, सो ये देखिए आप, ये एक डायग्राम जो है वो आपको विजुअली बताती है कि IQ इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। जो जिंदगी में ज्यादातर जो चीजें होती हैं वो हमारी EQ से रिलेटेड होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी है या बेसिक इंफॉर्मेशन भी है तो यू कैन डू वेल। यही वजह है कि आप ये देखते हैं, अगर अगर IQ ही हर चीज होता तो बहुत सारे लोग जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं या जिन्होंने सो कॉल्ड फॉर्मल एजुकेशन नहीं की हुई, वो जिंदगी में बहुत सारी जगहों पे अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी लाइफ को कैसे अच्छी तरह से डील करें। इट्स बिकॉज दे आर नॉट probably that smart in the worldly life, or even if they are एक गुड इनफ उनके पास स्मार्टनेस है या इंटेलेक्ट है या जहानत है, बट उनका EQ बहुत अच्छा है और उनको पता है कि इमोशनली कैसे हैंडल करना है, इमोशनली कैसे डील करना है अपने इमोशंस के साथ और दुनिया वालों के इमोशंस के साथ, अपने रिलेशनशिप्स के साथ। ओके, सो बेसिकली IQ जो है वो आपकी वो स्किल या वो जहानत है या वो एक्सपर्टीज है, ठीक है, जब वो कंबाइन करती है उस पर्सनैलिटी या उस शख्सियत के साथ, यानी आप जो अंदर से हैं। अब हर बंदे की सारी एक डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हम साइकोलॉजी में एक डिफरेंट तरह से देखते हैं, लेकिन अगर एक जनरल ले मैन कॉन्सेप्ट में देखें तो पर्सनैलिटी आपकी वो शख्सियत है बेसिकली, जिसके अंदर आपकी खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। तो अगर आपका IQ यानी जहानत और पर्सनैलिटी को कंबाइन कर भी लें तो EQ फिर भी जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप उस IQ या उस जहानत का और अपनी उस पर्सनैलिटी का कैसे इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह कि हर इंसान में खूबियां भी हैं और खामियां भी हैं। अब एक इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान जो होता है उसको पता होता है कि मैं अपनी खूबियां या अपना पोटेंशियल कैसे मैक्सिमाइज कर सकता हूँ और मैं अपनी खामियों को कैसे मिनिमाइज कर सकता हूँ, एंड ही कैन वर्क ऑन हिमसेल्फ। जबकि एक अगर बंदा है जिसका IQ बहुत बहुत ज्यादा भी है लेकिन वो इमोशनली स्मार्ट नहीं है, वो अपने शायद पोटेंशियल को उस तरह से बाहर ना निकाल सके। सो बेसिकली EQ आपको रास्ता दिखाता है, इट गेट्स यू इन द डोर, और IQ आपको जो है वहां पे स्टे कराता है। आपकी जो सक्सेस है, चाहे वो दुनियावी है, चाहे वो दीनी है, चाहे वो रिलेशनशिप, किसी भी चीज में देख लें, तो बेसिकली आपके पास एक दोनों का कॉम्बिनेशन होना बहुत जरूरी है। ठीक है,
सो भी इस EQ को एक और तरीके से अगर हम देखें तो इट्स बेसिकली लाइक कि आपका राइट रिस्पॉन्स हो विद द राइट पर्सन एट द राइट टाइम, ठीक है। अब कमिंग बैक टू द सेम एग्जांपल जो हमें इकरा ने थोड़ी देर पहले दी थी, कि शायद रिस्पॉन्स जो है उसमें थोड़ी सी गड़बड़ इसलिए हुई थी क्योंकि वो शायद उस राइट टाइम पे वो राइट पर्सन के साथ वैसा बिहेव नहीं कर सकी थी जो कि बाद में उन्हें रियलाइज हुआ कि मुझे इस तरह से करना चाहिए था, राइट। तो वो बेसिकली अगेन कमिंग बैक टू द थिंग कि अपने इमोशंस को मेंटेन करना है और दूसरों के इमोशंस को भी रिकग्नाइज भी करना है, अंडरस्टैंड भी करना है, मैनेज भी करना है, राइट। अच्छा, क्यों अहमियत है? अभी तक हमने बहुत बात की कि ये अहमियत है वो अहमियत है, लेकिन जनरली मैं आई जस्ट वांट टू गो थ्रू ताकि कोई चीज रह ना जाए। हमें पता है कि एक वो दुनिया होती है जो इंसान के अंदर की दुनिया है, राइट। अब आपको खुद पता है कि हर बंदे के अंदर 100 तरह की थॉट्स आती हैं दिन में, लाइक आपको गुस्सा भी आता है, आप इमोशनल भी होते हैं। अगर हम ये कहें कि हम इमोशन लेस हो जाए तो ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमारे अंदर इमोशंस रखे हैं, जज्बात अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं। द ओनली थिंग इज कि हमने इसको कैसे मैनेज करना है, कैसे लाइक ट्रैक पे लाना है। तो अपने लिए, अपनी जिंदगी के लिए, अपनी लाइक द वे वी थिंक अबाउट इट, ये बड़ा जरूरी है, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल हम इसराइल की एग्जांपल ले लें अभी रिसेंटली, क्योंकि ये चीज चल रही है, इसराइल पैलेस्टाइन के कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल ले लें, ठीक है। इवन इस सिचुएशन में भी देखें तो एंड बी काइंड ऑफ इंट्रोस्पेक्ट, हम अंदर अपने देखते हैं, अंदर झांकते हैं कि वेयर डू वी स्टैंड। क्या हम क्या कर रहे हैं? क्या हम सिर्फ इमोशनल हैं इस बारे में कि हमारे फलस्तीनी बहन भाइयों के साथ ये हो रहा है, या आर वी एक्चुअली डूइंग समथिंग अबाउट इट? मतलब बेसिकली इमोशंस एक एनर्जी है आपके पास, ठीक है। अब वो एनर्जी आप कैसे यूटिलाइज करते हैं ये इंपॉर्टेंट है। इमोशनल हो जाना वो एक चीज है, जैसे अभी इकरा ने बात की थी सरसाइल के सेशन की, तो उसमें भी उन्होंने यही बात की थी कि बेसिक आपके रोने से, आपके गुस्से से, आपके परेशानी से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द वे यू आर गोइंग टू टैप दैट इमोशन इनटू रियलिटी, या उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं फॉर द बेटरमेंट ऑफ पैलेस्टीनियन पीपल या फॉर द मुस्लिम उम्मा, बेसिकली दिस इज व्हाट मैटर्स, राइट। तो फिर देखें, इसका मतलब ये है कि आपकी अपनी जात के लिए, अपनी जिंदगी के फलसफे के लिए इमोशंस को खुद मैनेज करना बड़ा जरूरी है। क्यों? क्योंकि वो इमोशंस की जो स्ट्रेंथ है, या तो आप उसको जाया कर रहे हैं या आप उसको चैनल कर रहे हैं। सो बेसिकली ये बड़ा जरूरी चीज है कि आपको पता हो कि आपके अपने इमोशंस कहाँ जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं और किस तरह उसको टैप करना है, राइट। फिर ऑब्वियसली हमने रिलेशंस की बात की, चाहे वो पेरेंटिंग की बात हो, चाहे वो हस्बैंड वाइफ हो, चाहे आपके अपने पेरेंट्स हो, किसी इंसान की भी बात हो, तो आपको, या चाहे वर्क प्लेस रिलेशनशिप्स की बात हो, तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको पता हो कि रिलेशनशिप में कैसे डील करना है, और ये इंसान कैसा है और मुझे इससे कैसे बात करनी है, और लाइक हाउ टू डील विद दिस पर्टिकुलर टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, या अगर इस इंसान ने ऐसे बात की जाए तो दूसरे बंदे से एक डिफरेंट तरीके से बात करनी है। तो आई थिंक, और ये ऐसी चीज नहीं है कि ये सीखी नहीं जा सकती, इमोशनल मसल कैन बी बिल्ड, EQ सीखा जा सकता है, ठीक है। फिर मोरालिटी की वही बात आ गई कि ऑब्वियसली क्योंकि IMS की बात करेंगे तो इट इज इनकम्प्लीट विदाउट मोरालिटी। हमें पता है कि इन द ग्रेटर स्कीम ऑफ थिंग्स हम कहाँ स्टैंड करते हैं इस दुनिया में, इस कुर्रे में हम कहाँ स्टैंड करते हैं, और हमारे लिए सिर्फ जज्बाती हो जाना, मुसलमान वैसे भी जो है वो आपको पता है कि इस बात पे बदनाम है कि वो सिर्फ जज्बाती होकर चीजें कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि दे डोंट थिंक थ्रू, और वो उसके कॉन्सिक्वेंसेस पे शायद गौर नहीं करते, या वो उसका जो एक्चुअल सिचुएशन को कैसे डील करना है उस पर गौर नहीं करते, या उसकी वही बात है कि एक पार्ट तो कर लेंगे लेकिन उसकी जो दवा करनी है या जो उसको इमोशंस और लॉजिक को कनेक्ट करना है वो नहीं कर पाएंगे। फिर आपकी अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए बड़ा जरूरी है कि आपका EQ बेहतर होना चाहिए। फिजिकल हेल्थ अगर नहीं अच्छी होगी, अगर आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाएंगे, तो ऑब्वियसली आपकी फिजिकल हेल्थ इफेक्ट होगी, आपकी मेंटल हेल्थ इफेक्ट होगी। हम पाकिस्तान में रहते हैं और पाकिस्तान में वैसे भी जो है इमोशंस के हवाले से या मेंटल हेल्थ के हवाले से बात नहीं की जाती। तो अल्टीमेटली होता ये है कि एट द एंड ऑफ द डे वो सारी चीजें जो होती हैं उसको कहीं ना कहीं रास्ता, मैंने आपसे कहा ना इमोशन एक एनर्जी है, तो उसको टैप करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चाहिए होता है, तो वो अल्टीमेटली हमारी बॉडी के ऊपर असरअंदाज होना शुरू हो जाती है। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको पता हो कि कैसे इमोशंस को चैनल करना है। फिर वर्क प्लेस हो गया, आपके ऑब्वियसली आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, आपके बॉस हैं, आपके साथ काम करने वाले, आपके साथ वो लोग हैं। अगर आप किसी कंपनी के CEO भी हैं तो आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस इस बात पे डिपेंड करती है कि आप उस कंपनी के चपरासी को, चौकीदार को, मेड को, इन सब लोगों को कैसे डील करते हैं, और लाइक व्हाट आर यू इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल, बाकी CEOs के साथ, और मोर सो जब आप अपने
से सबऑर्डिनेट या जूनियर या स्पेशली वो लोग जो वल्नरेबल हैं, जो कुछ भी नहीं कर सकते, उनके साथ आप कैसे डील कर रहे हैं। और फिर ऑब्वियसली फाइनेंसेस जो है उसमें भी आपका इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत मैटर करता है। जज्बाती होके लोग लाइक दे डू अ लॉट ऑफ थिंग्स जो कि बाद में हार्मफुल होती हैं, डेंजरस होती हैं, गुस्से में आके कुछ भी कर लिया, लाइक दैट काइंड ऑफ थिंग। सो अल्टीमेटली हमने देखा कि जिंदगी, और उसमें हो सकता है बहुत सारी चीजें ना मेंशन हो, लेकिन आप खुद सोच सकते हैं कि जिंदगी के हर सिनेरियो में इमोशनल इंटेलिजेंस इतनी ही जरूरी है। ठीक है, अब कमिंग बैक टू, हमने बात की थी कि हम इसको इस्लामिक पर्सपेक्टिव से देखेंगे। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल इंशाल्लाह लेटर ऑन, बट एक शुरू में इंट्रोडक्शन में इसके बारे में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप रिलेट कर सकें, आप इसको लाइक यू डोंट थिंक अबाउट इट एज अनदर क्लास ऑफ साइकोलॉजी कि हाँ बस ईक्यू के बारे में हमने बात कर ली, राइट। इस्लाम हमें बेहद बेहद इमोशनल इंटेलिजेंस होने का दर्ज देता है। ठीक है, वो कैसे, ये जो सारे अल्फाज मैंने आपके सामने लिखे हैं, ये वो हैं कि अगर आप देखेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान ही कर सकते हैं, उसके अलावा नहीं कर सकता। तकवा क्या चीज है? गॉड कॉन्शियसनेस है। ठीक है, मुहासबा क्या है? अपनी ओन को लाइक कटहरे में खड़ा करना और देखना कि क्या मैं जो कर रहा था, क्या मेरा ये जो इमोशन था ये ठीक था या नहीं था। लाइक अगर मैंने इस बंदे के साथ ये अभी एंगर जो है या गुस्सा किया तो क्या ये जस्टिफाइड था? नहीं था। ठीक है, और फिर लाइक जैसे इकरा ने कहा कि उस वक्त मुझे मैनेजमेंट चेंज करनी चाहिए थी। तो बेसिकली मैनेजमेंट क्या है? इट्स बेसिकली हिकमत के द वे यू डील विद योर इमोशंस और आप उसको कैसे, सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, दैट इज बेसिकली हिकमा, राइट। इट्स हो गया, सब्र हो गया। ठीक है, सब्र करना एक इमोशनल इंटेलिजेंट इंसान के लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज ऑब्वियसली एंगर या कोई भी इमोशन है, आप लाइक रिजेंटमेंट की बात करें, आप हेटरेट की बात करें, आप लव की बात करें, हर चीज जो है उसमें इंसान चाहता है ना कि वो फौरन से इमोशंस पे एक्ट करे, बस फौरन हो जाए ये काम। लेकिन सब्र करना जो है एक बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है इमोशनल इंटेलिजेंट लोगों की, वो सब्र करते हैं। ठीक है, उनको पता होता है कि यहाँ पे मुझे इस तरह का रिस्पॉन्स नहीं देना। ठीक है, यहाँ पे मुझे अपने इमोशन के हाथों हाईजैक नहीं होना, रादर यहाँ पे मुझे इसको सोच के करना है वरना चीजें गलत हो जाएंगी, लाइक फिर हिल्म जो होता है, बेसिकली हिल्म ये है कि आपने बुर्दबारी से काम लेना है। ठीक है, वही बर्दाश्त करना है चीजों को, लाइक ओवरऑल एक सिचुएशन को समझ के, अंडरस्टैंड करके, जहाँ पे हैं आप वहाँ का टेम्परेचर चेक करके उसके बाद आपने चीजों को आगे लेके चलना है, राइट। सो सारी चीजें, और इसके अलावा बहुत सारी और चीजें होंगी जो आप खुद देखेंगे, कुरान पाक खोलेंगे आप, आपको बहुत सारे ऐसे अल्फाज पता चलेंगे, बहुत सारे सिनेरियोज पता चलेंगे इसमें अल्लाह ताला जो है वो ईक्यू की बात करते हैं कि इस सिचुएशन, और अपने नबियों से, अपने पैगंबरों से ईक्यू की बात करते हैं कि लाइक ये सिचुएशन है तो इसमें इस तरह एक्ट करो, लाइक ये सिचुएशन में तो इसमें तुमने ये करना है। ठीक है, या अगर कहीं ऐसा लग रहा है कि जो है एक ओवर पावरिंग इमोशन आ रहा है तो अल्लाह ताला उसको काम डाउन करने की कोशिश करें। जैसे हम देखते हैं सूरह दुहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर गम आया तो अल्लाह ताला उनको काम डाउन कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं इस चीज में। इसी तरह काउंटलेस एग्जांपल्स हैं, वी आर नॉट गोइंग टू गो इन डिटेल, लेकिन वही बात है, ये आपके अपने ऊपर है कि आप कितनी ईक्यू के एग्जांपल्स कुरान पाक से निकाल सकते हैं और ढूंढ सकते हैं, और लाइक इवन नबियों की जिंदगियों से निकाल सकते हैं। ओके, अच्छा, अब ये बेसिकली कोर एबिलिटीज हैं, ये इसको देख के बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैंने कहा था आपसे कि हम दोबारा से सूरह असर पे जाएंगे। ठीक है, सो अगर हम लाइक इफ वी गो बैक टू सूरह असर, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि जमाने की कसम, बेशक इंसान नुकसान में है, सिवाय उन लोगों के जो ईमान लाए, जिन्होंने अमले साले किए और जिन्होंने हक की तलकीन की और सब्र की नसीहत की। ठीक है, अब अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी कसम खा ली, टाइम इज एवरीथिंग, वी नो दैट, राइट। ठीक है, अल्लाह ताला ने कहा है कि बेशक इंसान नुकसान में, सो एवरीबडी इज गोइंग टू बी इन लॉस अदर देन वो लोग जिनके अंदर ये चार चीजें हैं। ठीक है, अगर हम लॉस को एक इमोशनल लेवल पे देख के कहेंगे लाइक ओके, सो प्रोबेबली इट्स एन इमोशनल लॉस, या जनरली ओवरऑल हमारी जिंदगी का लॉस है, सिवाय उन लोगों के जिनके अंदर ये चार चीजें हैं। ठीक है, सबसे पहले तो ईमान है, अमले साले है, हक की तलकीन है और सब्र की नसीहत है। ओके, अब हम ये जा रहे हैं, ये है गोल्डमैन मॉडल है इमोशनल इंटेलिजेंस का, राइट। हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे कि किसने क्या बताया, लेकिन ये मैं जनरली आपको अवेयरनेस के लिए थोड़ा सा बताने के लिए वो कर रही हूँ कि देखें, सबसे पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस। सेल्फ अवेयरनेस कहाँ से आती है आपके पास? लाइक जब आप, ईमान क्या चीज है? ईमान इज बेसिकली द अदर नेम ऑफ सेल्फ अवेयरनेस, राइट। जब आप सेल्फ अवेयर होते हैं, व्हेन यू नो कि मैं कौन हूँ और मेरा खालिक कौन है और हम क्या, लाइक व्हाई एम आई ऑन दिस अर्थ, तो बेसिकली दैट इज सेल्फ अवेयरनेस, और वो पहली चीज है जो आपको इमोशनल इंटेलिजेंस में समझ आती है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या? अमले साले। अमले साले जो है, अगर उसको देखें आप, तो बेसिकली दैट इज सेल्फ मैनेजमेंट। कैसे?
आप इसके नीचे भी देख सकते हैं, वो कहते हैं कि अचीवमेंट है, चीजों के साथ अडेप्ट करना है, आपका बाज़मीर होना जरूरी है। तो ये जब सारी चीजें होती हैं, जो तभी अमले साले होते हैं कि आपने अपने आप को बुरे काम से बचाया और बेसिकली नेक काम की तरफ लाया। तो दिस इज एक्चुअली सेल्फ मैनेजमेंट, ठीक है। और फिर क्या है, हक की तलकीन करना, ठीक है। सो दैट इज बेसिकली कि कैसे आपने माशरे में हक को फैलाना है, माशरे में लोगों को बताना है कि हक क्या है। तो दैट इज सोशल अवेयरनेस, ठीक है, जो कि हमारा थर्ड कॉलम है। और फिर उसके बाद क्या है, सब्र की तलकीन करनी है। अच्छा, जब हम रिलेशनशिप्स की बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें पता है कि प्रॉब्लम्स भी आएंगे, सिचुएशंस भी आएंगी, एंड वी हैव टू डील विद देम, ठीक है। तो हम जब रिलेशनशिप को मैनेज करना है तो डेफिनेटली हमें सब्र की तलकीन तो करनी पड़ेगी, ठीक है। सो आपने देखा कि वो जो 4 चीजें सूरह असर में बताई गई थी, दे आर ऑल इन दिस बॉक्स, ठीक है। कितनी अमेजिंग बात है ये कि आपको वही कोर एबिलिटीज चाहिए ईआई की जो कि सूरह असर में अल्लाह ताला ने बताई हैं। मतलब दिस इज वन ऑफ द थिंग्स कि जो कि बिल्कुल मुझे मिरेकल लगता है कुरान पाक का, कि अल्लाह ताला मतलब ये कैसे कैसे बता, मतलब ये 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने हमें बता दी यही चीजें, और आज आपको साइंटिस्ट लाइक चीजें पढ़ पढ़ के और उसके बाद उनके ऊपर बहुत सारी रिसर्च करके वही चीजें बता रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है। सो इसके हवाले से हो गया। अच्छा, अब वो हमने कोर एबिलिटीज की बात की, अगली चीज आ जाती है हमारी कॉम्पिटेंसीज, राइट। कॉम्पिटेंसीज बेसिकली इसमें 3 चीजें ऐसी हैं। ये दूसरा मॉडल है जो कि मेयर्स मॉडल है। ये नामों को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है, बस आप चीजें याद रख लें थोड़ी सी, या इवन अगर उन चीजों का थोड़ा आइडिया भी आपको हो जाए तो आई थिंक दैट्स इनफ, क्योंकि हम इसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे आगे इंशाल्लाह, या अगर कुछ ना आपको समझ आए तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, 3 चीजें हैं, वो है इंट्रापर्सनल जो कि मेरी अपनी जात से रेलिवेंट है, क्योंकि हमने कहा ना कि सबसे पहली जो चीज होती है, पहली दुनिया तो इंसान की अपनी अंदर की दुनिया है, ठीक है। तो अंदर की दुनिया जो है उसके बारे में आपकी अवेयरनेस, जिसको हमने पिछली स्लाइड में क्या कहा था, ईमान कहा था, सेल्फ रेगुलेशन कहा था, जिसको हमने जो हमारे पास सेकंड कैरेक्टरिस्टिक थी कि अमले साले करना, ठीक है। उसके अलावा ये एक चीज आगे कि आपके पास मोटिवेशन है, ठीक है, कि जिंदगी में आगे बढ़ना या आगे बढ़ने की जुस्तजू या आगे बढ़ने का जो आपका शौक है या जज्बा है, ठीक है। ये 3 चीजें हैं जो ईआई की मदद से आपको मिलती हैं, और ईआई इसमें आपको हेल्प भी करती है, ठीक है। और वो आपकी अपनी अंदर की दुनिया से, अपनी जात से रेलेवेंट है। 2 चीजें जो आपकी लोगों से रेलेवेंट है, क्योंकि जाहिर है आपने लोगों से डील भी करना है, वो है एम्पैथी और सोशल स्किल्स। अच्छा, एक एम्पैथी के हवाले से कोई बता सकता है मुझे कि एम्पैथी क्या होती है और एम्पैथी और सिंपैथी का डिफरेंस क्या होता है? इफ एनीबडी कैन वॉलंटियर। जी खिजर, अस्मा ने आई थिंक हैंड रेज किया, अगर आप उनको कर लें। जी 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 अस्मा, आपको रिक्वेस्ट आई है। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। जी अस्सलाम। अस्सलाम। correct me if I'm wrong. ये sympathy आई basically कांट हम हियर यू, आपकी आवाज क्लियर नहीं है। wait अब आ रही जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही जी सिंपैथी तो बेसिकली ये होती है कि हम जब दूसरे के ऊपर तरस खाते हैं और उसके साथ ये फील कराते हैं उसको कि मुझे तुम्हारे ऊपर तुम्हारे लिए जो है ना फील हो रहा है, दया आ रही है, तरस आ रहा है, मतलब कि तुम्हारा दुख बहुत ज्यादा है। हम अपनी चीज उसको बता रहे होते हैं, लेकिन जब हम एम्पैथाइज करते हैं तो एक्चुअली में हम उसको ये बता रहे होते हैं कि उसको फील हो जाए कि मुझे उसकी फीलिंग फील हो रही है। मतलब हम उस एक तरफ ठीक है। जब हम सिंपैथाइज करते हैं किसी को, तो बेसिकली कि अगर किसी के पैर में चोट लग गई, सपोज कीजिए एक्सीडेंट हो गया, तो हम उसको हम बड़ा कंसोल करेंगे बेसिकली कि हाँ बहुत बुरा हुआ और नहीं होना चाहिए था, लाइक, लेकिन और ठीक हो जाएगा, हौसला देने की कोशिश। लेकिन जब एम्पैथाइज करेंगे तो हम उस चीज को फील करना शुरू करेंगे। अगर वो रो रहा है तो मेरी आंखों से आंसू निकल आना शुरू हो जाएंगे, लाइक अच्छा आप समझ लेकिन रही होंगी थोड़ा सा सटल, हाँ मैं समझ रही हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम इसको वर्डिंग इसकी थोड़ी सी चेंज करेंगे। सिंपैथी ये है कि आई फील फॉर द अदर पर्सन, है बेचारा किस दर्द से गुजर है, किस तकलीफ से गुजर है, लाइक यू नो यू आर हाँ, एक्चुअली उसके फीलिंग बारे फॉर में द अदर तबसरा नहीं पर्सन। करेंगे जब एम्पैथाइज करेंगे किसी के लिए। जी जी जी, जब मैं नहीं, एम्पैथी एम्पैथी आ ये जाती है, तो हम हाँ एम्पैथी ये है कि आप यू पुट योर सेल्फ इन द अदर पर्सन शूज एंड थिंक कि यस अगर यस मैं इसकी जगह होता तो कैसे फील करता। बिल्कुल आपका कॉन्सेप्ट वो बिल्कुल ठीक था, बस उसको हम प्रॉपरली ये इस तरह लाइक यू नो फ्रेज कर देते हैं कि एम्पैथी ये है कि आप किसी के लाइक यू नो शूज में अपने आप को रख के कैसे लाइक डील कर सकते हैं, ठीक है। और ऑब्वियसली एम्पैथी इसलिए जरूरी है, मुसलमान के लिए तो बहुत ही जरूरी है, बिकॉज यू कैन नॉट, आप बेशक काइंडली अगर आप लोग इस पे ना लिखें दैट विल बी ग्रेट, क्योंकि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टिंग है। थैंक यू। अच्छा, एम्पैथी ये है चाहे आपके पास पावर है,
या आप चाहे पावरलेस हैं, एम्पैथी होना बहुत जरूरी है। चाहे कोई मुसलमान है उसके लिए तो डेफिनेटली आप फील करेंगे क्योंकि वो आपका मुसलमान भाई है, लेकिन इवन नॉन मुस्लिम के साथ भी जुल्म हो रहा है तो आप उसको भी फील करेंगे डेफिनेटली। या आप उसके अंदर भी अपने आप को रखेंगे कि अगर मेरा बच्चा यहाँ हो और ये हो रहा हो तो व्हाट वुड आई डू और व्हाट वुड आई फील लाइक, यू नो। और इसके अलावा ऑब्वियसली सोशल स्किल्स इन टर्म्स ऑफ जो हमने अभी बात की कि फिल्म के साथ काम करना है और लाइक यू नो डील कैसे करना है, अगर एंगर है तो उसको कैसे चैनल करना है, अगर आपको गुस्सा है, रिजेंटमेंट है, सैडनेस है, कोई भी चीज है बेसिकली उसको चैनलाइज क्यों करना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ी पावर है। ठीक है। अच्छा, अब अगर हम एक सवाल ये है कि डू यू नो द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट ह्यूमन इन द हिस्ट्री? कौन कौन था आपके ख्याल में सबसे इंटेलिजेंट तरीन ह्यूमन जिसके बारे में आपको पता है हिस्ट्री में? एनीबडी? इधर किसी को भी अनम्यूट कर दें आप। जी मीर सवार, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, काइंडली पूछिएगा जब मिस पूछ रही है। नबी इस्लाम ही थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऑफ कोर्स। मतलब ये वो वाली चीज है ना कि एक एक लम्हे के लिए भी आपके दिमाग में नहीं आता कि ओ इट कुड बी समबडी एल्स। और अगर वही बात है कि अगर आप हम कहेंगे नहीं हमारी तो बायस है क्योंकि हम मुसलमान है तो हमें तो हम कंडीशन है इस चीज से, तो इवन नॉन मुस्लिम से सो राइट। मतलब वो क्यों हंड्रेड्स ऑफ पीपल में सबसे टॉप पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम था, बिकॉज ही वाज द मोस्ट इमोशनली इंटेलिजेंट ह्यूमन इन द हिस्ट्री। ठीक है। अब थे तो थे, लेकिन कैसे थे, मतलब इसको थोड़ा सा हम देखते हैं। सबसे पहली वही बात है कि इमोशन स्टार्ट आपका अपनी अंदर से स्टार्ट होता है। ठीक है। तो अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप इन टर्म्स ऑफ, और ये इस तरह नहीं है सिर्फ कि ठीक है वो तो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत मिली उसके बाद तो वो जाहिर है फाइन जो कुरान का असर हो सब चीजें, और ऑब्वियसली नबी का और जो पैगंबर होता है उसका एक डिफरेंट मैट्रिक्स होता है और अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप होता है। बट इवन उससे पहले भी आप देखते हैं कि उनका अल्लाह ताला के साथ रिलेशनशिप, गॉड फेयरिंगनेस या लोगों के साथ रहम दिली या मामलात या जो अपना जो वो टाइम जाके गारे हिरा में गुजारते थे और वो सब चीजें, और अपने अंदर लाइक इंट्रोस्पेक्ट करना और ढूंढना कि मैं कौन हूँ, मुझे किसने बनाया, ऊपर वाला कौन है। हालांकि उनको अभी तक क्लैरिटी से वही तो नहीं आई थी, लेकिन उनको पता था। तो दैट थिंग वाज ऑलरेडी देयर राइट। उसके बाद फिर उनकी जो घर वाले थे यानी उनकी जो वाइफ्स थी, हम सबको पता है कि हमने किसी इंसान को आज तक शायद ऐसा ना देखा, एटलीस्ट मैंने तो नहीं देखा कि जिसकी इवन मुसलमानों को 4 शादियां जायज हैं तो 4 बीवियों में भी इतना इंसाफ कर सकता हो कि वो बिल्कुल लाइक यू नो एवरीबडी इज हैप्पी एंड एवरीबडी इज कंटेंटेड कि हाँ नहीं ये ऐसा ही है और लाइक यू नो ये मेरे लिए मतलब मेरे लिए बेस्ट है, दैट काइंड ऑफ थिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ निकल आता है कि नहीं ये ज्यादा फेवरेटिज्म हो रहा है, ये ज्यादा जो है उनको पसंद कर रहे हैं या वो। बेशक वही बात है कि उनके दिल में जिसके लिए भी जिस तरीके से भी हो, लेकिन उन्होंने कभी भी रिलेशनशिप या मामलात में किसी को किसी पे फौकियत नहीं दी बल्कि सबके साथ बराबरी का मामला रखा। ये इतनी अमेजिंग बात है कि आप देखें ना कि जितनी भी अजवाज थी हर 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 एक को इंतजार होता था उनका और हर एक को लगता था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे साथ ही सब ज्यादा जो है उनकी अफेक्शन है। तो मतलब ये एक इमोशनल इंटेलिजेंस की कितनी बड़ी निशानी है। ठीक है। उसके बाद बच्चों से मतलब बाकी तो ऑब्वियसली उनके बच्चे उनका जल्दी इंतकाल हो गया। हजरत फातिमा की हमें जो एग्जांपल मिलती है कि उनके साथ जो उनकी अफेक्शन थी, उनके साथ जो रिलेशनशिप था, उनके साथ द वे ही यूज्ड टू इंटरैक्ट, कितनी उनको रिस्पेक्ट देना, उनके साथ लाइक यू नो उनको कितना बड़ा मकाम देना, तो ये एक बहुत बड़ी एग्जांपल मिलती है। फिर अपने जो फेलोज थे, कंपेनियंस थे, जो सहाबा थे, जो खास तौर पे जो करीबी तरीन थे, उनके साथ किस तरह से मतलब ऑब्वियसली जब कटहरे में खड़ा करना होता था वो जरूर करते थे और इंसाफ और लाइक ऑब्वियसली मामलात की बात आती थी, बट एक जनरल जो रिलेशनशिप था उसके अंदर मतलब ऐसा नहीं होता था कि कभी, क्योंकि एक इतना बड़ा अमीर है और इतना बड़ा एक किंग है बेसिकली, और हमारे यहाँ आप देखते हैं कि एक छोटा सा बंदा जिसको छोटा सा रुतबा और ओहदा मिल जाए वो किस किस्म की दवाइयां मचाता है। तो इतने बड़े लेवल पे होना एंड इवन देन बीइंग एबल टू मेंटेन दैट बैलेंस लाइक ये इसमें सिर्फ एक ही चीज आती है कि आपके पास इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस है, जाहिर ऑब्वियसली अल्लाह ताला का फजल है, लेकिन इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस है कि यू आर एबल टू नो और अपने आप को उस लेवल पे रख के हर इंसान के साथ हर हर अपने करीबी बंदे के साथ इंटरेक्ट करना, और ना सिर्फ करीबी बंदे बल्कि जब इस्लाम फैल गया और ऑब्वियसली बहुत तादाद में मुसलमान हो गए तो सारे फेलो मुस्लिम्स के साथ उसी लेवल पे रखना, उसी तरह के मामलात रखना। आई थिंक वी हैवंट मतलब कोई ऐसा हमारी जिंदगी में कोई और रोल मॉडल, कोई और एग्जाम्पल, कोई और बंदा दिखता नहीं है जिसके साथ ऐसा हो कि हर मोमेंट पे उसका इमोशनल इंटेलिजेंस इतना इंटैक्ट है कि लाइक यू नो
आपको दिखता ही नहीं कि कहाँ पे मसला आ रहा है। और इवन अगर कहीं इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से कोई इमोशन जरूर आया है, लेकिन वो इमोशन को चैनल कैसे करना है और उसको कैसे अल्लाह ताला की रजा में कन्वर्ट करना है, आई थिंक ये बहुत अमेजिंग चीज है। और फिर वही बात है कि अपने लिए तो सब करते हैं, इम्पोर्टेंट चीज ये कि आप अपने दुश्मनों से कैसे बिहेव करते हैं। तो आप अगर मतलब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सौ देखें तो अपने दुश्मनों के साथ भी उनकी इतना इतना अच्छा वो था। क्यों? क्योंकि उनकी दुश्मनी जो थी उनकी इंसानियत के साथ नहीं थी, उनकी दुश्मनी उनके कुफर से थी। वो ये नहीं था कि वो कुफार से मतलब उनके साथ जो भी मामला था वो उनकी उस कुफर के बेसिस पर था। यानी ये नहीं है कि आप बीमार से नफरत करें, आप बीमारी से नफरत कर रहे हैं, एंड दैट्स प्रिसाइजली आप उनसे लड़ भी रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो बेसिकली उस वजह से कर रहे हैं, एक कॉज के लिए कर रहे हैं, रादर देन कि आप जनरली इंसानियत को वो कर लें। और आज आज के लिए हमारे लिए तो ये समझना बहुत वो है ना, बहुत आसान हो गया कि आप देख रहे हैं 10 दिन से क्या हो रहा है फलस्तीन में। वो लोग जो दुनिया की बहुत सोफिस्टिकेटेड लोग अपने आप को कह रहे हैं, और उनकी जब आप हालात देखते हैं कि वो कैसे बच्चों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वो औरतों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं, वो उस पूरी मतलब धज्जियां उड़ा दी उन्होंने इंसानियत की, तो अब आपको पता चलता है कि बेसिकली ये जो है ये सुपरफिशियलिटी और बनावट है। और अगर आप जब तक इस्लाम को या जब तक जो है सही तरह से अपने अंदर ह्यूमैनिटी क्या इस्लाम को इम्बाइब नहीं करेंगे, जब तक अंदर नहीं डालेंगे, जब तक ईमान नहीं होगा, तब तक आप जितने मर्जी ऊपर से इमोशनली इंटेलिजेंट बन जाए दुनिया के मामलात में, बेसिकली अंदर से नहीं आ रही ये चीज मतलब आपको वो दिख जाएगा। ये लिटमस टेस्ट है ना बेसिकली सो कॉल्ड उन लोगों का कि जो बहुत अपने आप को सोफिस्टिकेटेड और सबसे ऊपर तरीन लेकिन टॉप ऑफ द ह्यूमैनिटी समझते हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, बट ऑब्वियसली एक बड़ा अल्लाह ताला ने हमें इस दौर में जिंदा रखा हुआ है, तो ये दिखाने के लिए रखा हुआ है कि सी दिस इज हाउ इट इज, एंड दैट्स व्हाई इस्लाम इज द ओनली सोल्यूशन। अच्छा, ये इसको देख के परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत तरह की EQ होती है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। सिर्फ कहने का मकसद ये कि EQ आपको बहुत सारे मसलों में, स्ट्रेस मैनेजमेंट का अपना तरीका है, जनरल मूड के हवाले से वो अपनी एक तरीका बताता है कि क्या करना है, लोगों से मामलात कैसे करने। सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट इन डिटेल। सिर्फ आपको ये डायग्राम दिखानी थी जिस ताकि आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अभी तक हमने बात कर ली, हमें समझ आ गया कि क्यों जरूरी है कि अपने इमोशंस अंडरस्टैंड करें। और ऑब्वियसली जब आप अपने इमोशंस अंडरस्टैंड करेंगे, लाइक यू नो आपको समझ आ रही है कि मेरे साथ ये हो रहा है, तो तभी आपको पता है कि किस तरह कम्युनिकेट करना है, सोशल सिचुएशंस में कैसे अप्रोप्रिएट होता है। एक एग्जांपल में वापस जाते हैं कि कैसे इमोशंस ने ओवरवेलम कर लिया, लेकिन कैसे बेहतरी हो सकती थी, ठीक है। रिलेशनशिप्स को कैसे बेहतर बनाना है, दूसरों को कैसे बेहतर ट्रीट करना है। और आपको पता है कि चेंज जो है जिंदगी का पार्ट है। अब ऐसा नहीं हो सकता कि हम में से हर बंदा कॉन्स्टेंटली एक ही स्टेट में रहे। मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यह कहती होती हूँ कि जो डिस्ट्रेस है, ये परेशानी है, दैट्स इनएविटेबल इन लाइफ, जिंदगी में जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम दुनिया में रहते हैं, जन्नत में नहीं रहते। तो जन्नत में नहीं है, दुनिया में, तो जाहिर है परेशानियां भी आएंगी, मुश्किलात भी आएंगी। इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उन मुश्किलात या परेशानियों से डील कैसे करते हैं, ठीक है। और कॉन्फ्लिक्ट भी आएगा, ठीक है, दो लोगों, इवन लाइक मुसलमानों और कुफार का तो एक अलग बात है, लेकिन इवन मुसलमानों का आपस में आएगा, इवन आपके घर में रोज कॉन्फ्लिक्ट आता होगा, ठीक है। एक हेल्दी रिलेशन की निशानी है कॉन्फ्लिक्ट है, बिकॉज दो लोगों की ओपिनियन है। अगर एक बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, इसका मतलब तो ये कि वो कंप्लीटली सबमिसिव है। लेकिन नहीं, जब जहां दो ओपिनियनेटेड लोग रहते हैं उनके अंदर कॉन्फ्लिक्ट भी आता है, लेकिन द वे यू डील विद दैट कॉन्फ्लिक्ट, दैट्स इंपॉर्टेंट आई थिंक। और उसका तरीका हमें हमारा रिलीजन भी सिखाता है, और इंशाल्लाह हम आगे भी इंशाल्लाह उसके हवाले से बात करेंगे। और ओवरऑल हाउ टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ योर सेल्फ, कि अपने अंदर जो पोटेंशियल्स हैं, अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियत दी है, उसको कैसे टैप किया जा सकता है, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। और फिर लास्टली IMS के हवाले से इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि देखें, अब वही बात है कि हमारा गोल ये है कि हमने पूरी दुनिया को अप्रोच करना है, ठीक है। अब दुनिया को अप्रोच करते हुए आप को अपने अंदर से मुख्तलिफ क्रिटिसिज्म भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, आपको ऐसी ऐसी सिचुएशंस का सामना करना पड़ेगा, ना सिर्फ अपने अंदर भी, अपनी अपनी इमोशनल जो आपकी साइकी है या आपकी जो इमोशनल पैरामीटर है या एक इमोशनल आपका मैप है, उसमें भी कभी आप किस सिचुएशन में किस किस इमोशन के ताबे होंगे, कभी किस इमोशन के ताबे होंगे, तो डेफिनेटली उसको भी डील करने में, और फिर अपने जो फेलोज हैं, जो IMS फेलोज हैं, उनके साथ डील करने में भी मसाइल आ सकते हैं, प्रॉब्लम आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट आ सकते हैं, इल्जामात लग सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। और होता भी है और हुआ भी है, और इसके अलावा ये आगे भी आएगा। तो ये बड़ी एक नॉर्मल सी चीज है, जहां पे बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और कॉन्फ्लिक्ट और प्रॉब्लम जरूर आते हैं। तो उनको कैसे डील करना है, इसके लिए भी आपको इमोशनल इंटेलिजेंस सीखना बहुत जरूरी है। और फिर जाहिर सी बात है कि आपने लोगों तक इस्लाम का मैसेज पहुंचाना है, इस लोगों तक इस इंटेलेक्चुअल वॉरफेयर को पहुंचाना है, तो डेफिनेटली आपका इमोशनल इंटेलिजेंट होना
जो हमारा जो सेटअप है और ये जो हमारा पर्पस, इसका भी तकाजा है। ठीक है, मिसकंसेप्शंस हम बड़ी जल्दी से कर लेंगे। पहली बात ये समझी जाती है कि हर चीज बस जैसे आजकल हमारी ये जो NLP वाले और पॉजिटिव साइकोलॉजी वाले कहते हैं बस नहीं, आप हर एक के साथ अच्छे रहें, हर एक के साथ नाइस रहें, हर एक के साथ पॉजिटिवली डील करें। नो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग नाइस विद एवरीबडी ऑल द टाइम और पॉजिटिवली बस आप थिंक करें, ऐसा नहीं होता। अगर पॉजिटिव ही थिंकिंग होनी थी तो अल्लाह ताला ने आपको एंगर क्यों दिया था, अल्लाह ताला ने आपको बाकी इमोशंस कैसे क्यों दिए थे। द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अब इमोशंस तो मौजूद है, लेकिन आप उसको कैसे टैप कर रहे हैं और किस तरह से उसके अंदर आपने उसको लेके चलना है। नेगेटिव इमोशंस भी आएंगे बट आप उसको कैसे डील करेंगे। ठीक है, इट मींस लेटिंग योर इमोशंस रन फ्रीली और सप्रेसिंग। या तो आप एक एक्सट्रीम पे चले जाएं कि आप बिल्कुल खुला छोड़ दें कि जो भी दिल कर रहे हैं बस फील कर रहे हैं और आप उसको एक्सप्रेस करी जा रहे हैं, या दूसरी तरफ आप ये है कि आप बिल्कुल सप्रेस करके रखें। सो इट्स नॉट लाइक आइदर वे, इट्स अबाउट कि आपने इंटेलिजेंटली कैसे इमोशंस को डील करना है। इट मीन्स बीइंग कंप्लीटली रोबोटिक। रोबोट नहीं है, आप इंसान है और इंसान होने के नाते फीलिंग्स हैं, तो जाहिर है फीलिंग्स को कैसे आपने टैप करना है। इट मीन्स बीइंग कंप्लीटली पैसिव। वही बात है कि सप्रेस करके रख दो या बिल्कुल ही रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे और बिल्कुल लाइक पैसिव हुए में। ठीक है, अच्छा ये भी एक मिसकंसेप्शन है, ऐसी कोई बात नहीं है। women आर बेटर एट इट। जरूरी नहीं है कि खवातीन बेहतर हो, मर्द हजरात भी कर सकते हैं। इट ओनली डिपेंड्स, मतलब ये जेंडर फ्री चीज है। द वे यू डील विद इमोशंस, ऑब्वियसली जो women और men की जो साइकी है वो बहुत डिफरेंट होती है, उनकी जो इमोशंस होते हैं, उनके हार्मोन्स, ये सब चीजें बहुत फर्क होती हैं। उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप उससे डील नहीं कर सकते, या जैसे हमारा माशरा जो है वो कहता है कि हाँ बस दिस इज द वे यू डील विद men। ऐसा नहीं होता। हर इंसान को अल्लाह ताला ने ये सलाहियत दी है कि वो इमोशनली इंटेलिजेंट वे में चीजों को करके दिखा सके। इट इज कनेक्टेड विद इंटेलेक्चुअल और कॉग्निटिव एबिलिटीज। वही बात है कि IQ जो है वो एक अलग चीज है, EQ अलग चीज है, और इट इज फिक्स्ड और जेनेटिक ऐसा भी नहीं है। इसको आप अपने इमोशनल मसल को बिल्ड कर सकते हैं और उसको बढ़ा सकते हैं, इस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, इस पे काम कर सकते हैं। इट्स नॉट कि बस ये लिखा हुआ है और आपका है एंड लाइक यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट। ठीक है, सो इमोशनली इंटेलिजेंट पीपल जो हैं वो एम्पैथी भी उनकी होती है, दे केयर अबाउट कि बाकी लोग कैसे वो कर रहे हैं। जैसे जैसे उनकी जिंदगी में चेंज आता है तो दे आर ओपन टू इट, वो अडेप्ट भी कर लेते हैं। ठीक है, और वो अचीव बाकी लोगों से पॉजिटिव भी होते हैं, लेकिन एक्सेसिवली पॉजिटिव नहीं होते। जहां पे उनको इमोशंस को डील करना होता है वो डील भी करते हैं इन अपराइट वे। ठीक है, प्रोडक्टिव भी होते हैं और फोकस्ड होते हैं गोल्स को जिंदगी में अचीव करने में। अच्छा, मेरा ख्याल है हम थोड़ा सा टाइम कम है हमारे पास, लेकिन ये कि मैं थोड़ा सा आपको एक एक स्लाइड में बिल्कुल बेसिक सी चीज बताना चाह रही हूँ कि ये बेसिकली ऐसा नहीं कि कोई हवाई बातें, ये बेसिकली इमोशंस हैं, आपके लॉजिक है, रीजनिंग है, ये सारे आपके दिमाग के अंदर से आते हैं और इसकी बेसिकली साइंटिफिक बेसिस है। इसके ऊपर हम एक डिटेल सेशन करेंगे, बट बेसिकली होता यह है कि क्यों हम इमोशंस जो है वो हमें ओवर पावर कर लेते हैं, या जैसे हम अपनी एग्जांपल्स में देखा कि लोगों ने कहा कि हम यू फील कर रहे थे जबकि हमें पता था। तो बेसिकली होता ये है कि आपके 3 तरह के ब्रेन होते हैं। एक होता है आपका थिंकिंग ब्रेन होता है, जहां से सोच आती है। एक इमोशनल ब्रेन होता है जिसके अंदर आपको दिख रहा है, जो जहां से जज्बात आते हैं। और एक इसके नीचे बिल्कुल बेसिक ब्रेन है जो कि आपका सर्वाइवल की जिम्मेदार है, जहां से आप सांस लेना, लाइक आपका ब्रीदिंग, ये सब चीजें आ रही होती हैं, हार्ट बीट वगैरह, ये सब को कंट्रोल कर, बॉडी को बेसिकली कंट्रोल कर रहा है। तो होता यह है कि हम जब हमारा इमोशनल ब्रेन ओवर पावर कर लेता है या हाईजैक कर लेता है हमारे थिंकिंग ब्रेन को या सोच को, तो उस वक्त फिर हम कुछ समझ नहीं पाते, हमारी लॉजिक और रीजन फेल हो जाती है और हम उस इमोशन में डूबते चले जाते हैं, और बेसिकली और इमोशन बढ़ता जाता है और फिर मजीद डूबते चले जाते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये होता है जब हम बेसिकली इमोशन से ओवरवेल्म हो जाते हैं, हम किस सिचुएशन में बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बारे में मजीद बात करेंगे, इसे देख के आप परेशान नहीं होगा, लेकिन इसको हम जल्द अभी बस क्विकली एक नजर देख रहे हैं ताकि आपको आइडिया हो कि इसकी बेसिकली इसके पीछे पूरी एक बेसिस है, साइंटिफिक रिसर्च है। अच्छा, अब ये बेसिकली कोर्स में तो हम पूरे टाइम यही करते रहेंगे कि EQ कैसे इम्प्रूव करना है, उसके लिए मैं आपको थोड़े टास्क वगैरह भी दूंगी, लेकिन बेसिकली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। पहले सबसे पहली बात तो आपने आज देख ली कि आपको पता है इमोशनल लिटरेसी आ गई, पता चल गया कि EQ क्या चीज है, कैसे काम करना है इस पे, इसके क्या टेनेंट्स है, किस किस चीज में कहाँ कहाँ पे मेरा EQ ड्रॉप होता है और मुझे जिंदगी में EQ की कहाँ जरूरत है। फिर मामलात पे रिफ्लेक्ट करना, डिफरेंट सिनेरियोज के बारे में सोचना,
जैसे इकरा ने, उससे पहले माविश ने, आतिफ ने मुख्तलिफ सिनेरियोज बताए और उसके बारे में सोचा, तो रिफ्लेक्ट करना कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, मतलब अगर मसला आ रहा है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, तो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। लोगों से फीडबैक लेना कॉन्स्टेंटली, ठीक है, बहुत जरूरी है। लोग आपके बारे में क्या समझते हैं, क्या सोचते हैं, वो लोग जो आपको ऑनेस्ट फीडबैक देंगे, या वो लोग जो नहीं भी ऑनेस्ट फीडबैक दे रहे, हर एक की फीडबैक जरूर लें। मेरा ख्याल है सर साहिल हर वक्त ये बात कहते रहते हैं कि फीडबैक जरूर लें, वो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने और बेहतर होने में करती है, क्योंकि बहुत बहुत दफा तनकीद आती है और इंसान के लिए मुश्किल होता है थोड़ा तनकीद को अब्जॉर्ब करना, बट आई थिंक वही बात है कि अल्टीमेटली वो आपका ईक्यू इम्प्रूव करता है। फिर कंसिस्टेंसी, बार बार करना, इसलिए क्योंकि मतलब वही बात है ना कि बच्चा एक दिन में तो खड़ा होना नहीं सीख लेता ना, वो पहले आस्ता-आस्ता खड़ा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा-सा बेबी स्टेप्स लेता है, फिर गिरता है, फिर दोबारा उठता है। मतलब पहले दिन तो कोई भी मैराथन नहीं भागता। मतलब ये आस्ता प्रैक्टिस करके इस काबिल होता है, मतलब 25 इयर्स में कि वो मैराथन भागे। तो इसलिए हमें भी वक़्त लगेगा, ठीक है, सेटबैक्स आएँगे, प्रॉब्लम्स भी आएँगे। ऐसा भी टाइम आएगा जब आपका ईक्यू ड्रॉप हो जाएगा और आपको लगेगा ये तो मैं ईक्यू का कोर्स भी ले रहा हूँ और लाइक ये मेरे साथ हो रहा है। तो ये हर रोज होगा, लेकिन एज लॉन्ग एज आप उसको के ऊपर काम करने के लिए रेडी है ना, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कि हाँ अपनी गलती मान ली और आगे बढ़ने की कोशिश की या करेक्शन कैसे करनी है, तो आई थिंक तब तक जो है चीजें अच्छी चलेंगी। जहां पे आपके आप अड़ गए कि नहीं मेरा कुछ कोई कसूर नहीं था या मैंने नहीं किया, तो या लाइक किसी और की गलती और मेरी गलती टोटली नहीं है, तो फिर वहां पे जाके प्रॉब्लम आएगा। और फिर वही बात है कि ओपन कम्युनिकेशन होना, इसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है। तो इसके बारे में बात करना शुरू करें अपने आप से। सबसे पहले बात करनी बहुत जरूरी है, अपनी जो इंटरनल डायलॉग है अपना, जो अपने आप से बात करते हैं आप, वो करें। और बात करना बहुत जरूरी है ईक्यू को इम्प्रूव करने के लिए, अपने आप से बात करना, अपने आप से कम्युनिकेट करना। आधा टाइम हम इसलिए नहीं करते कि हम फोन पे होते हैं, हम इतनी रोबोटिक लाइफ गुजार रहे होते हैं कि हमें होता है कि बस एक के बाद दूसरा काम, तीसरा काम। तो ये जो स्पीड है ना हमारी जिंदगी की, हमें अपने आप से बात नहीं करने देती। तो कोशिश करें पहले अपने आप से डायलॉग स्टार्ट करें, बात करना शुरू करें और फिर बाकी लोगों से बात करना शुरू करें। और जैसे-जैसे आप बात करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, नहीं मतलब ज़िंदगी में ओपन कम्युनिकेशन की कितनी इम्पोर्टेंस है। और फिर आहिस्ता-आहिस्ता ज़ाहिर है जब आपका ईक्यू इम्प्रूव होगा, तो आप लोगों को भी हेल्प कर सकेंगे उनका ईक्यू इम्प्रूव करने में। ठीक है? सो इट्स अ कंटीन्यूअस लर्निंग प्रोसेस। ये 1 दिन की या 1 हफ्ते या 1 महीने की कहानी नहीं है, पूरी ज़िंदगी की कहानी है। सो इट्स समथिंग जिस पे आपको हर रोज़ काम करना पड़ेगा फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। अगर आप चाहते हैं कि आप इस दुनिया और आखिरत में सक्सेसफुल हो। और अल्टीमेटली आईएमएस के हवाले से भी ऑब्वियसली हमने टीम वर्क करना है, काम करना है, मिलके इकट्ठा करना है। तो ईक्यू इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है, ताकि मसाइल ना आए, ताकि प्रॉब्लम ना आए। ऑलरेडी इतना मुश्किल होता है इतने सारे लोगों का, लाइक माइंडेड लोगों का एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना, तो अगर उसमें भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाए, मसले आना शुरू हो जाए, सो इट्स अनफॉर्चुनेट। और आएँगे मसले, लेकिन एज़ लॉन्ग एज़ यू आर एबल टू, आप उसको ठीक कर सकते हैं, हल कर सकते हैं और एमिकेबल उसके सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं। आई थिंक दैट्स व्हाट मैटर्स, राइट? सो एक दफा हम दोबारा थोड़ा रिकैप करेंगे एक्टिविटी को, कि अगर कोई और वॉलंटियर कर ले। इकरा ने पहले किया था और उनकी बड़ी स्पॉट ऑन किस्म की एग्जांपल थी, तो somebody else wants to come back कि ये आफ्टर ऑल ऑफ दिस नॉलेज क्या समझते हैं कि क्या हुआ था, या कुछ क्लैरिटी आई है कि कोई आपके साथ कोई रिसेंटली कोई वाकया हुआ जिसमें आप इमोशनल हो गए हो और फिर थोड़ा अंदाजा लगा सकें, थोड़ा असेस कर सकें कि व्हाट हैपेंड टू यू, और उसके बारे में थोड़ा बात कर लें। एनीबडी? जी काइंडली हैंड रेज कर लें so you can share and take part in the activity. Okay, Sidra. जी सिद्रा। जी सिद्रा, आपको रिक्वेस्ट आई होगी, काइंडली उसे एक्सेप्ट करें और आंसर कीजिए। जी रिसेंटली मैं अपने मदरसे में संडे को क्लास के लिए होती था। मेरी आदत है कि मैं कुछ न्यू क्वेश्चंस लेकर आती हूँ। तो जो हमारा मुफ्ती साहब का क्वेश्चन आंसर का सेशन होता है, मैं क्वेश्चन करती हूँ वो बड़ा यूनिक और क्यों होता है। तो टिपिकली सिद्रा हमारे आपकी पास आवाज होती कटती हैं है, अगर आप काइंडली रिपीट कर लें, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, अब आ रही है? जी जी क्लियर है। अच्छा, इस तरह से है कि मैं मदरसे से क्लासेस ले रही हूँ, तो मैं वहाँ पर हमेशा कुछ न्यू क्वेश्चंस लेके जाती हूँ। तो वो एप्रिशिएबल होते हैं, मुफ्ती साहब तो करते हैं अप्रिशिएट, लेकिन हमारे पास अराउंड में मैं ही ज़्यादा, मतलब मैं यंग हूँ, बाकी सब बहुत छोटी बच्चियां हैं, तो उनका इंटेलेक्ट इतना काम नहीं करता। तो ज़्यादातर खवातीन हैं 40 अबव। तो होता ये है कि मैं अगर सोसाइटी के हवाले से बहुत ही कोई सेंसिटिव टॉपिक का क्वेश्चन कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उसका आंसर चाहिए, क्योंकि मैं लर्न करने के लिए आ रही हूँ,
तो मैंने ये रिसेंटली आस्क किया कि कोई कुंवारी लड़की है और वो जो है किसी मैरिड आदमी से, अगर वो अच्छा है, केपेबल है, मतलब वो तो वो उसको प्रपोजल भेज दे, तो क्या होना चाहिए? मतलब सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए, ये मैंने ये पूछा था कि सोसाइटी को एक्सेप्ट करना चाहिए या फिर वो लड़की के ऊपर जाहिर है वो करेंगे। मुझे ये नहीं पता कि जायज है या नाजायज इस सवाल। तो वो इस तरह की ओके सेंसिटिव टॉपिक है, तो सारी जो औरतें थी ना वो मुझ पे शाउट करने लगी, पैनिक क्रिएट हो गया। तो मैं एकदम से हिल गई थी, शॉक हो गई कि मैंने ऐसा क्या कह दिया। तो वो सिचुएशन ऐसी थी कि मैं हैंडल नहीं कर पा रही थी कि, और जस्टिफाई मैं कर भी नहीं पाती हूँ, मैं एकदम से खामोश हो जाती हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया। तो वो अपने ऊपर आ रही होती ये मैंने गलती तो नहीं कर दी, ये मैंने क्या कर दिया, और मैं जस्टिफाई नहीं कर पा रही। और उसमें ये हुआ कि जब मीनवाइल मुफ्ती साहब आंसर कर भी रहे थे तो किसी ने सुना भी नहीं, वो आंसर सुना ही नहीं स्पीकर में, और सब मीनवाइल मुझे पैनिक ही करते रहे और ऐसे क्रॉस क्वेश्चन करते रहे कि तुमने ऐसा सवाल क्यों किया और क्या तुम करना चाहती हो और ऐसा कैसे हो सकता है, और इस तरह से उसमें आंसर भी मिस हो गया और जो है मैं पैनिक को कंट्रोल नहीं कर पाई। ठीक है, ठीक है। तो इसमें तो आपने ये ये भी बताया ऑब्वियसली बाकी लोगों का भी EQ ड्रॉप हुआ और वो उसकी हमें ज्यादा इसमें मतलब हमें दिखा ये चीज, लेकिन आपका अपना भी आपने कहा कि मैं शॉक में चली गई एंड आई वाज नॉट एबल टू हैंडल द सिचुएशन, मैं हैंडल नहीं कर पाई। तो आप जो खामोश हो गई और एकदम शॉक में चली, व्हाट डू यू थिंक व्हाट ट्रिगर्ड, क्या क्या खौफ था, क्या चीज थी जिसने आपका ये रिस्पॉन्स ट्रिगर किया एकदम से, जो शॉक के कैफियत थी? मैं इतना तो अवेयर थी कि मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक डिस्कस कर रही हूँ, वो भी मुफ्ती साहब से। वो एक मेल है, लेकिन वो तो आती इसलिए कि वो हमारे सवालों का जवाब दें, मुझे उनसे होती है। लेकिन इस तरह से जो रिस्पांस आया औरतों का, तो वो से मैं अवेयर नहीं थी। मुझे लगा कि अप्रिशिएट किया जाएगा, लेकिन मैं अवेयर नहीं थी कि वो मुझे इस तरह से करेंगे। ठीक है, ठीक है, हम्म। ठीक है। और अभी व्हेन यू सी इट नाउ, अभी आप इसको देखती हैं इस पूरे सिनेरियो को, तो आपको लगता है कि जो सबका रिस्पांस था वो अप्रोप्रिएट था या नहीं था, और अगर था तो क्यों था, या नहीं था तो क्यों आई नहीं था? हाँ हाँ, आई सपोज के, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा क्वेश्चन ये सवाल से है कि वो ऐसी चीज होती है, ऐसे सिनेरियो होते हैं हमारी सोसाइटी में कि बहुत अनयूजुअल, हमारे कल्चर में आम नहीं है। दैट्स वाई, क्योंकि हमारे कल्चर में आम नहीं है तो ठीक है। लोगों का कॉमन रिएक्शन यही आता है कि ऐसी चीजें बहुत कम और रेयर सुनाई देती हैं। लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि मैं ऐसी सिचुएशन में कैसा रिएक्ट करना चाहिए मुझे, और मतलब औरतों में बैठ के मुझे भी उसका हिस्सा बनना चाहिए, या मैं रेजिस्ट करूं और औरतों को समझाऊं, खवातीन को, कि ये हमारे इस्लाम के दायरे में जायज है, तो वी शुड नॉट अपोज इट। कि ये रेयरली किसी ने अगर ऐसा स्टेप ठीक लिया है, है तो वो इस्लाम के दायरे में जायज है, तो मैं इसलिए ना करूंगी। ठीक मैं अपने ठीक है। आगे क्या के लिए करना आपके चाहती थी। ठीक है, क्या आपके ख्याल में वो खौफ था कि मतलब देयर वर सो मेनी पीपल, इतने सारे लोग थे और आपको वो मतलब पे शाउट कर रहे थे, तो आपको लगता है कि वो खौफ था या परेशानी थी जिसकी वजह से आप उस शॉक सिचुएशन में चली गई एंड आप उसको जस्टिफाई नहीं कर सकी, या जो चीज थी उसको डिफेंड नहीं कर सकी प्रॉपर्ली? मैं जस्टिफाई कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि रद्द-ए-अमल तो यही था कि मुझे पता था कि मैं जिस एनवायरनमेंट में आई हूँ, एक मदरसे का जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें औरतें, खवातीन, उनके दीनी बैकग्राउंड है पीछे से, तो जाहिर है वो आज़ाद ख्याल नहीं है कि वो नहीं करती, वो स्ट्रिक्ट फॉलोवर होते हैं। जो उन्होंने कह दिया जी, जी, वो कर लेती हूँ। ये ठीक है, 40 अबव मैं उनकी बात करती हूँ ना, क्योंकि अब ठीक मैं है, तो ठीक है, यंग हूँ, मैं ऐसे एनवायरनमेंट से नहीं आई, दैट्स व्हाई। ठीक है। तो वही बात है कि सिद्रा ने जो बताया उसमें ना सिर्फ उनका अपना EQ ड्रॉप किया कि वो एक ऐसा लगता है फ्रॉम व्हाट शी हैज सेड कि वो एक खौफ की कैफियत भी थी, या वो जो करेज इस तरह के डेलिकेट सवाल के ऊपर चाहिए था वो उसका मुजाहिरा नहीं कर सकी, और वो बहुत ज्यादा एक ओवरवेलम हो गई जो इमोशन था उससे, और जो बाकी लोग थे उन्होंने सिर्फ सवाल सुन के उसकी सेंसिटिविटी की जो नौयत थी उसी की वजह से जो उनका EQ ड्रॉप कर दिया हो गया। तो वही बात है कि हम ये देखते हैं कि ये एक डिफरेंट तरीके से हैंडल हो सकता था, या जो जो इमाम साहब बता रहे थे प्रोबेबली उसके अंदर वो एक लॉजिक या रीजन या जस्टिफिकेशन होती, लेकिन क्योंकि लोग इतना इमोशंस में, ये खुद भी और जो बाकी लोग थे वो इतना ओवरवेलम हो गए कि उसका कोई फायदा नहीं हुआ, फ्रूटफुल नहीं हुआ। ठीक है। सो अब वही बात है कि शुरू में हमने इकरा के साथ ये एक्टिविटी की, एंड पे हमने सिद्रा के साथ की, और दोनों में हमें यही पता चला कि यहाँ पे जो आपका बिहेवियर है वो बेसिकली दैट वाज डायरेक्टेड बाय योर इमोशंस, राइट? सो बिहेवियर आपका, क्योंकि
ये हम आगे पढ़ेंगे भी कि जो आपके इमोशंस होते हैं या फीलिंग्स होती हैं, ऑब्वियसली वो आपकी थॉट्स पे असरअंदाज होती हैं, और जो आपकी थॉट्स होती हैं वो आपके बिहेवियर के ऊपर असरअंदाज होती हैं। ठीक है, सो ये है। ठीक है, तो ये नहीं है कि जो इमोशनल इंटेलिजेंस है वो आपकी जहानत के ऑपोजिट है, या हेड ओवर हार्ट ओवर हेड है, या कोई इस तरह की है, बल्कि आपको पता हो इट्स बेसिकली कि आपके इमोशंस के अंदर से लॉजिक ढूंढनी है और निकालनी है, उसको कैसे डील करना है लॉजिकली। ठीक है, थोड़ा पैराडॉक्सिकल सी चीज लगती है, लेकिन इमोशंस को कैसे लॉजिकली बेसिकली डील करना है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा जो चीजें हमने थोड़ी सी टच करनी थी। अब किसी के कोई सवाल है, कोई वो है, आप लोगों को फीडबैक भी आई थिंक मिला होगा। आई हैव सो मेनी मैसेजेस के मैं सारे पढ़ नहीं सकती हूँ, लेकिन आई थिंक फीडबैक फॉर्म भी मिलेगा, आप उस पर भी लिख सकते हैं, अपने सजेशंस वगैरह भी, क्वेश्चंस भी लिख सकते हैं। बट कोई कुछ चंद एक सवाल हम ले सकते हैं अभी, सो दैट वील डू। जी फिजल जी। जी Q&A सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास हैंड्स रेज्ड हैं, मैं वन बाय वन सबको म्यूट करूंगा। जो चैट पे भी अपना क्वेश्चन लिख रहे हैं वो भी हैंड रेज कर लें, जितने पॉसिबल होंगे इंशाल्लाह वो टेकअप करेंगे। बाकी आप लोग फीडबैक फॉर्म के अंदर भी अपने क्वेश्चंस मेंशन करते हैं, मिस जो है ना उनके अप्रोप्रिएट आंसर इंशाल्लाह शेयर कर देंगी। बट डू प्लीज़ इसका थोड़ा पेशेंस रखिएगा, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे तो फिर उसके आंसर्स मिलने में थोड़ा टाइम लगेगा। जी, कंवल सलीम, मैं आपको अनम्यूट की रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ, काइंडली क्वेश्चन पूछिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम। वालेकुम। मेरी आवाज क्लियर है? जी जी क्लियर है कमल, बोले। कि मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि अभी जो आपने डिस्कशन किया IQ EQ, उसके बारे में मैं बात कर सकती हूँ या नेक्स्ट? जी जी पूछे, सवाल या कोई तो पूछ ले। जी, मैं सवाल तो नहीं, मैं सिचुएशन के ऊपर बात करना चाहूंगी। जैसे कि आपने कहा रिसेंटली क्या सिचुएशन हुई है आपके साथ जिसकी वजह से आप मतलब बात करना चाहेंगे, या क्या आपने रिएक्ट किया उस वक्त सिचुएशन में, तो मैं ये बात कर सकती हूँ? अच्छा कमल, ऐसा करें ना, इसको हम लोग नेक्स्ट के लिए आपका होमवर्क कर लेते हैं। अगर कमल और वो लोग जो करना चाहते हैं, मतलब ये कोई कंपलसरी होमवर्क नहीं है, बल्कि कोई भी जी। आप में से जो करना चाहता है या जिसके जो जो इसको मतलब अगले सेशन में लाना चाहता है, तो व्हाट यू कैन डू इज आप इसी एक्टिविटी को जो है ना वो घर पे कर सकते हैं। आप इसको लिख लें, आप अपने जहन में बना लें, जिस तरीके से भी करना है, और नेक्स्ट टाइम इसको ले आएं या इसको बेशक भेज दें, उसको हम देख लेंगे किस तरीके से करना है, या लेके आ जाए। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में तो वी आर गोइंग टू ब्रीफली टॉक अबाउट इट। अभी हम सिर्फ सवाल लेंगे, मतलब जो सिनेरियोज है वो नहीं ले रहे। ठीक है, तो आपका होमवर्क हो जाएगा ये नेक्स्ट के लिए। जी, एक और सवाल है कि मुझे दिख रहा है कि EQ और IQ ड्रॉप, तो ये कॉन्सेप्ट के बारे में आप परेशान नहीं हो। IQ तो हमें पता है ना, इंटेलिजेंस से जहानत है। EQ ड्रॉप की जो मैंने बात की है ना, वो हम आगे पढ़ेंगे। ये बड़ी सी सिंपल सी बात, अभी के लिए ये समझ लें कि जब आप इतने जज्बाती हो जाए कि आप लॉजिक और रीजन ना सोच सके, यानी आप उस वक्त जहन से सोच ना सकें कि मैंने क्या करना है, मैंने क्या नहीं करना, तो उसको कहते हैं EQ ड्रॉप। सिंपल सी बात है फॉर नाउ। उसकी क्या साइंस है क्या नहीं है वो हम बाद में पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अभी के लिए ये समझ लें। Okay, going towards the next question. मोहिब, आपको रिक्वेस्ट आई होगी, काइंडली उसे ना रिसीव करके क्वेश्चन पूछ लें। हाँ ठीक हो गया। मैंने पूछा था कि हम जी EQ या IQ हम कोर्सेरा या edX से सीख सकते हैं? देखिए बात ये मोहिब कि हम क्योंकि अभी तो हम IMS के प्लेटफॉर्म से बात करें ना, तो देखिए आप दुनिया की किसी भी चीज से हमने जो कहा था कि EQ सीखना कैसे है, तो सबसे पहली चीज थी इमोशनल लिटरेसी। सबसे पहले आपको पता हो नेमिंग द इमोशंस के, कैसे इमोशंस को नेम करना है, अंडरस्टैंड करना है, वो आप कहीं से भी सीख सकते हैं। उसके लिए आप किताबें, गोलमैन की अपनी किताब है, मतलब यू नेम इट, आपको 100 तरह की किताबें मिलेंगी, आपको कोर्सेरा मिलेगा, आपको हार्वर्ड, येल, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया, हर जगह के कोर्सेज मिलेंगे। बट द फैक्ट कि इस कोर्स में हम EQ को इस्लाम से कनेक्ट करेंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात से कनेक्ट करेंगे, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो दैट वी आर गोइंग टू डू। बाकी आप जहां से भी सीखना चाहें बिल्कुल सीख सकते हैं, लेकिन दूसरी चीज ये कि इमोशनल लिटरेसी इज वन पार्ट। ठीक है, वो एक सिर्फ हिस्सा है इसका। अगला स्टेप ये है कि उसको इम्प्लीमेंट करना। ठीक है, तो वो इम्प्लीमेंट करने जो है वो आपका अपना काम है, और वो आप प्रैक्टिस से ही सीखेंगे। वो आप जब तक हर रोज अपनी लाइफ में प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक नहीं होगा। ठीक है, Okay, a bit of announcement for all of you. Feedback form multiple times here हुआ है. Please do share your questions with us.
कमिंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। जी समेरा नाज, आपको रिक्वेस्ट आएगी, इसको एक्सेप्ट करें या क्वेश्चन पूछे? समेरा माइक ठीक नहीं है आपका। अभी भी बिल्कुल ठीक नहीं है। अब बेहतर है, बोलिएगा। जी नहीं अस्सलाम समेरा वालेकुम। माइक। आपकी वालेकुम आवाज सलाम। क्लियर नहीं है सुमेरा, प्लीज लिख के भेज दीजिएगा सवाल। जी ज़ीशान, आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, क्वेश्चन पूछिएगा अपना। ज़ीशान, आपको रिक्वेस्ट आई होगी, काइंडली जी अस्सलाम एक्सेप्ट वालेकुम। एंड आस्क द क्वेश्चन। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा क्वेश्चन ये है कि मीन्स जो क्लैरिटी ऑफ स्पीच होता है कि अपने थॉट प्रोसेस को हम कैसे दूसरे के सामने रखते हैं, डज दैट डिपेंड ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस, द इमोशनल पार्ट ऑफ आवरसेल्फ? क्लियर नहीं है ज़ीशान, आप दोबारा पूछ सकते हैं ज़ीशान काइंडली? जी अब क्लियर है? हेलो। बेहतर है, जी बेहतर है, बेहतर है। हाँ, जी मेरा सवाल ये था कि क्लैरिटी ऑफ स्पीच जो होती है कि हम अपने थॉट प्रोसेस जो है, मेरे माइंड में सोच, वो दूसरे के सामने कैसे एक्सप्रेस करें, सो डज दैट डिपेंड ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस? बिल्कुल बिल्कुल, इट डज डिपेंड ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस। रीजन बीइंग देखें, अच्छा ये वैसे तो दोनों चीजें अलग अलग हैं, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस एक अलग चीज है और कम्युनिकेशन एक अलग चीज है, लेकिन ये एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। किस तरह के, जब आपको अपनी थॉट में खुद क्लैरिटी होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक चीज आप सोच रहे हैं, ठीक है, उसके हवाले से यू नो के लाइक देयर इज फैक्ट्स एंड डेटा प्रेजेंट। अच्छा ये सवाल थोड़ा सा क्रिटिकल थिंकिंग का ज्यादा है, लेकिन इट हैज टू डू विद इमोशनल इंटेलिजेंस। इमोशनली इंटेलिजेंट इंसान के अपने माइंड में क्लियर होगा कि लाइक दिस इज हाउ इट इज, और ये चीज है, तो वो ज्यादा बेहतर फैक्ट्स एंड फिगर्स और एक ज्यादा पैलेटेबल वे में, एक ज्यादा आसान तरीके से दूसरे के सामने रख सकेगा और क्लैरिटी ला सकेगा। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो हमेशा आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। मतलब सम पीपल आर गिफ्टेड, ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा एफर्ट करनी पड़ती है, एंड देन दे कम टू दैट पॉइंट कि जहाँ पे वो लाइक A+B=C पे पहुंचते हैं। तो इट ओनली डिपेंड्स, मतलब कोई आप हार्ड एंड फास्ट नहीं कह सकते, ये कस्टमाइज हर बंदे का अपना वो है कि द वे योर पर्सनालिटी इज, फिर आप अपनी थॉट्स को कैसे गैदर करते हैं, फिर उसको कैसे प्रेजेंट करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स कितने आपके, बाकी जो सॉफ्ट स्किल्स हैं वो कितने अच्छे हैं, ये सब चीजें। तो आई थिंक EQ हैज टू डू, इसलिए क्योंकि चांसेस आर कि अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट है तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर हो सकती है, और आपकी जो थॉट है वो ज्यादा वेल थॉट आउट और ज्यादा क्लियर होगी इन योर ओन माइंड, तो आप उसको एक्सप्रेस बेहतर कर सकते हैं। बट ऑब्वियसली उसके लिए आपको बाकी चीजें भी चाहिए। ओके मिस फरहाना, हमारे पास चैट से एक क्यूरी है, फातिमा जी जी। क्वादरी ने किया। वो पूछ रही हैं EQ और IQ के दरमियान में रेफरेंस समझा दें एक दफ़ा दोबारा से। देखिए वही बात है कि IQ आपकी जहानत है, ठीक है, तो बेसिकली मतलब वो वाला पार्ट जिसमें से आप इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं, फैक्ट्स जो हैं वो अपने दिमाग में आपकी रजिस्टर होते हैं, आप चीजें सीखते हैं, लर्न कर रहे हैं। द फैक्ट कि आप अभी भी अपने IQ के जरिए ही EQ के बारे में लर्न करें, तो दुनिया में जो चीजें भी आपकी वोकैबलरी हो गई, आपकी जो लर्निंग है, जो आप याद करते हैं चीजें, से फॉर एग्जांपल आप एक वाकया पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो वो अब जो आप पढ़ रहे हैं वो आप IQ की मदद से पढ़ रहे हैं, अपनी जहानत की मदद से पढ़ रहे हैं, यानी वो जो आपका आपका वो है ना स्मार्टनेस है, या वो जो एक ब्रेन का इंटेलेक्ट है, ठीक है, इंटेलेक्ट को हम बेसिकली IQ कहते हैं, ठीक है। सो बेसिकली हमारी सोचने, समझने, याद रखने, अंडरस्टैंड करने की सलाहियत है, ठीक है। लेकिन EQ क्या है? EQ आपकी इमोशंस को डील करने की सलाहियत है, ठीक है। इसका बेसिकली हम इसकी हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता भी चलेगा कि ये इसी तरह डिस्कवर भी इसी तरह हुआ था कि लाइक समबडी वाज देयर के जो बहुत हाईली स्मार्ट, मतलब IQ जिसका बहुत अच्छा था, और उस बंदे ने कुछ ऐसा किया कि जो कि मतलब जस्टिफाई नहीं लोग कर पा रहे थे, तो उन्होंने फिर सोचा, मतलब जो साइंटिस्ट थे उन्होंने सोचा कि नहीं, इसका मतलब है कि जिंदगी में IQ काफी नहीं है, यू नीड टू हैव अनदर फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस के जिससे आप अपने इमोशंस को डील कर सकें। और आप खुद देखते हैं कि जरूरी नहीं है कि वो बंदा जो कि जीनियस है किताबों का, वो दुनिया में रिलेशनशिप्स में भी जीनियस हो, परफेक्ट हो। इनफैक्ट बहुत दफा इसका ऑपोजिट होता है। तो EQ आपकी वो बुक स्मार्ट होना है, और IQ जो है वो आपका बुक स्मार्ट होना है, और EQ जो है वो आपका स्ट्रीट स्मार्ट होना है, मतलब अगर हम लूजली कहें तो। ओके होपफुली आंसर आपको डिलीवर हो गया होगा। फातिमा जी, सना अंसारी,
रिक्वेस्ट आएगी आपको, एक्सेप्ट कीजिए और क्वेश्चन पूछिए मुझसे। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी सना जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे हम किसी से बात कर रहे होते हैं और करते करते अचानक से नेगेटिव थॉट आया और बहुत ज्यादा नेगेटिव थॉट, जैसे सामने वाले ने हमसे कुछ बात करी वो, और हम एकदम से जैसे हमने वो दिया उसे, हमने जवाब दिया, ठीक है। कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम नॉर्मल होते हैं कि मतलब हम नहीं देते जवाब, नॉर्मल हो जाते हैं। अगर आया किसी ने हमसे बात भी किया नेगेटिव तो हम चुप हो जाते हैं और जो अपने नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं फिर कंट्रोल कर लेते हैं। लेकिन कभी ऐसा होता है हम नहीं कर पाते और अपने थॉट्स जाहिर कर देते हैं। फिर जब जैसे उस इंसान की हमसे कोई नेगेटिव बात आती है उसको अपने नेगेटिव थॉट्स भी कह देते हैं और जवाब भी दे देते हैं। तो इस सिचुएशन को बताएंगे आप इसको कैसे कंट्रोल करें? देखिए वही बात है, ये मुस्तकिल बिल्कुल सवाल समझ गई मैं आपका सना, ये मुस्तकिल ट्रायल एंड एरर वाली बात है। अब देखिए ऐसा तो नहीं, आप अगर साइकिल चलाना सीखती हैं तो आप पहले दिन ही साइकिल के कंपटीशन में तो हिस्सा नहीं ले सकती ना, आपको तो पहले बैलेंस करना आना होगा। पहले आप बैठेंगे उस पर अपना फियर ओवरकम करके, फिर आप वो बैलेंस करना सीखेंगी, फिर आप आहिस्ता आहिस्ता करेंगी, फिर आपको लगेगा नहीं अब मुझे सही नहीं आती, कॉन्फिडेंस लूज करेंगी बार बार। तो ये तो ट्रायल एंड एरर वाली चीज है, दुनिया में कोई भी स्किल ट्रायल एंड एरर के बगैर नहीं आ सकता, ठीक है। सो और दूसरी बात है कि जिस सिचुएशन में, जिस माशरे में, जिस जगह पे, जिस वक्त में जहां आप रह रहे होते हैं, तो वही बात। और आपकी ऑब्वियसली अपनी पर्सनैलिटी है, बहुत सारी उसमें ऑलरेडी बाइसेस हैं, बहुत सारी चीजें होंगी जो उस वक्त में ट्रिगर कर रही हैं उस चीज को। तो आपको बस ट्रायल एंड एरर करना है, ठीक है। मतलब वही बात है कि कोशिश करना है और फिर लाइक ट्राई करना है और फिर अगली दफा दोबारा कोशिश करनी है और फिर वो करना है, एफर्ट करनी है बस। तो ये ट्रायल एंड एरर है, मतलब 100 दफा भी आप कर लें तो ऐसा नहीं है कि 101वीं दफा बिल्कुल परफेक्ट होंगी। इट विल टेक टाइम बट यू विल गेट बेटर। थैंक्स, मैं समझ गई। मतलब हमें कैसे करना चाहिए, मतलब ये नहीं है कि हम सोचें कि हम एकदम करके ठीक हो गया, हमें करते ही रहना है। जी जी जी, ये वही वाली बात है ना कि अगर आपकी कितनी एज है आपकी सना? 27। 27, तो 27 ईयर्स के पैटर्न 27 डेज में तो नहीं खत्म हो सकते ना। इट विल टेक लाइक टाइम, वक्त लगेगा। और ये जो चीजें होती हैं तो बहुत वक्त लगाती हैं, सो इट इज गोइंग टू टेक टाइम। बट वही बात है कि आप अपनी रीड बढ़ाएंगी, आप उसके बारे में पढ़ेंगी, समझेंगी। और सबसे बड़ी चीज रिफ्लेक्शन है, मतलब आपको रिफ्लेक्ट करना बहुत जरूरी है। चाहे आप लिख के कर सकती हैं, चाहे वो आप सोच के कर सकती हैं कि लाइक व्हाट वेंट रॉन्ग, हुआ क्या था इस दफा, क्या ट्रिगर था, पिछली दफा क्या नहीं था। सेल्फ अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है। सेल्फ अवेयर मतलब मुसलमान तो हमेशा सेल्फ अवेयर होते हैं, लेकिन सेल्फ अवेयरनेस आपको बताती है कि अगर मैंने ऐसा रिस्पॉन्ड किया तो क्यों किया है, व्हाट वाज द ट्रिगर, इस दफा क्या हुआ, मतलब पिछली दफा ऐसा नहीं हुआ, इस दफा मैं इतना ऑफ हो गई और मैंने इस तरह रिस्पॉन्ड कर दिया। तो इसी तरह सोच के फीडबैक लेके और वो जो सारी चीजें हमने बताई हैं कि जिससे आप करेंगे, इसी तरह सीखेंगे आप आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली ग्रेजुअली, ठीक है। ओके, मूविंग टुवर्ड नेक्स्ट वन। अजमल नसीर, आपको रिक्वेस्ट आएगी जी, पूछिएगा क्वेश्चन अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आवाज़ आ रही है मेरी? जी आवाज़ आ रही है आपकी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि सब सिनेरियोज में ये होता है कि कुछ आपके रेस्पेक्टेबल लोग होते हैं, मेंबर्स होते हैं, या कि उनकी कोई बात आती है जिसके ऊपर आपको इमोशनली वो चीज़ आपको अच्छी नहीं लग रही होती, लेकिन फिर भी आप रिएक्ट कर रहे होते हैं। आवाज कट रही है तो आपकी मुझे मैं ये कह रहा था कि कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जिसमें आप किसी से बात कर रहे होते हैं, वो उस हिसाब से कि आप उसको फील भी उसकी बात आपको अच्छी नहीं लग रही है, ठीक कुछ है। उसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप अच्छा फील नहीं करेंगे, बुरा फील करने की कोशिश करेंगे या अपने इमोशन से उसको शो करेंगे, तो वो मे भी नाराज होने का आपको खतरा, को नाराज हो जाएगा, लेकिन आपने उसको नाराज भी नहीं करना होता। हम्म। अच्छा, मुझे आधी बात समझ नहीं है, ये लेकिन हम मुझे ये कर समझ सकते हैं। आइए दूसरी कि बात ये है कि कुछ इधर आपको आवाज आ रही है? नहीं फरहाना, अजमल आप काइंडली इंटरनेट कनेक्शन बेहतर करके दोबारा से हैंडल कीजिएगा। आपका क्वेश्चन भी ले लेंगे दोबारा और आप चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं,
बाकी आगे फर्दर चलते हैं। काइंडली इंटरनेट कनेक्शन बेहतर करके दोबारा आप पूछ सकते हैं। जज़ाकल्लाह जी। कोमल, आप काइंडली क्वेश्चन पूछिए अपना। I wanted to ask what is the threshold between sabr and speaking for oneself, for one's right? और I इसमें think this EQ क्या पार्ट? जी जी। yeah, there's a very fine line between like sabr and speaking for yourself. Obviously ये जो parameter होता है ये हर बंदे का अपना होता है, like in the respective position that you are in, right? So obviously at to a certain point you can do sabr, but if you feel like के जो है you are being taking advantage of all the time, ठीक है, और वो जो आपका जो है बहुत इंतहा का सब्र है वो आपके अपने लिए detrimental in terms of that you are not able to be emotionally stable and well. मतलब आप वो आपकी एक तो होता है ना कि आप नॉर्मली ठीक है मेरा EQ यहाँ तक है, अच्छा मैं इसको एक्सटेंड कर सकती हूँ, लेकिन आप पैटर्न्स देख रहे हैं, ठीक है, मतलब EQ का मतलब हरगिज ये नहीं है कि एक अब्यूसिव रिलेशन में जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई है तो वो मुस्तकिल सब्र कर रहा है एंड दैट लेट द अब्यूज हैपन, नो, ये भी EQ का हिस्सा है that you have to stand up for yourself and you have to say that no, that's not acceptable. तो रिलीजन आपको ये राइट देता है, राइट? सो इम्पोर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे आगे प्रॉब्लम आती है कि जहाँ पे आपका देखें जैसे कोई प्लेजेंट इमोशन है वहां तो आपको समझ आ जाती है कि हाँ जी यहाँ पे EQ ड्रॉप हुआ, उसको आपने किया, ये एंगर आ जाता है। लेकिन जब इस तरह के पैटर्न में आप या दो लोग हैं जिसमें से एक कॉन्स्टेंटली दूसरे को पैरासाइट बना हुआ है या अब्यूज कर रहा है या मुस्तकिल वो कर रहा है एंड मतलब आपको एक न्यूट्रल जगह से पता चल रहा है, या यू कैन लाइक आस्क अदर्स एज वेल जो आपके करीबी लोग हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि एम आई एट अ रॉन्ग प्लेस, अगर यह हो सकता है मैं ओवरवेल्म हो रही हूँ इमोशन से, या अगर आप किसी भी प्रोफेशनल हेल्प ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, जिस तरीके से भी आपको समझ आ रही है और आपको पता चल रहा है कि देयर इज अ पैटर्न कि आप कॉन्स्टेंटली आपको ही अब्यूज किया जा रहा है या आपको ही जिसको हम साइकोलॉजी में गैस लाइटिंग कहते हैं कि आपको अब्यूज करके जस्टिफाई किया जा रहा है कि तुम डिजर्व करते हो कि तुम्हारे साथ यही हो, दैट इज नॉट सबर। वहां पे अगर आप सबर कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि यू आर नॉट स्पीकिंग अप फॉर योरसेल्फ, आप जालिम के साथ उसकी जुल्म में हिस्सा ले रहे हैं, ठीक है। सो दिस अ वेरी थिन लाइन, यू कैन नॉट रियली से मैं आपकी पोजीशन नहीं समझ सकूंगी या किसी और की पोजीशन या आप मेरी नहीं समझ सकेंगे कि व्हाट इज दैट थिन लाइन, लेकिन दैट यू हैव टू डिफरेंशिएट एंड लाइक आइडेंटिफाई फॉर योरसेल्फ के वो डिपेंड करेगा, आप पैटर्न्स देख लें, आप आइडेंटिफाई कर लें, आप एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव से देखते हैं, आई थिंक दैट्स व्हाट यू कैन डू। मतलब वो आपको बेहतर तरीके से, अगर आप इमोशनल इंटेलिजेंट होंगे तो आप बेहतर तरीके से उस पर रिफ्लेक्ट कर सकेंगे कि नहीं ये मेरी गलती थी बट दिस इज वेयर द अदर पर्सन इज रॉन्ग। जैसे हमने सिद्रा वाले उसमें देखा कि उनका अपना EQ तो ड्रॉप हुआ, लोगों का भी EQ ड्रॉप हुआ, तो वो भी तो हमने आइडेंटिफाई करना ही होगा ना। तो आई थिंक हर बंदे का अपना है ये, बट यू हैव टू डेफिनेटली लाइक मेक दैट डिफरेंशिएशन फॉर योरसेल्फ। ओके जी सुमेरा, मैं आपको रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, काइंडली क्वेश्चन पूछिए अपना। रिक्वेस्ट रिसीव करें और क्वेश्चन पूछें। सर मैं क्वेश्चन तो मैं यहाँ इस चैट में डाल लिखना चाह रही थी बट वो चैट ऑफ थी तो मैं क्वेश्चन नहीं लिख सकी, तो मैंने फीडबैक फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया है। बेटर कि अगर उस पर मुझे रिप्लाई मिल जाए तो यहाँ जो पूछना चाह रहे हैं उनको चांस मिल सके। जी जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। थैंक यू जी। किरण। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा क्वेश्चन है कि हम बच्चों के EQ रेस कर सकते हैं, एंड अगर कर सकते हैं तो व्हाट इज द राइट एज कि हम उनको ट्रेन कर सकें? बिल्कुल कर सकते हैं आप। आई थिंक वही बात है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। शुरू में तो ऑब्वियसली जो बच्चे होते हैं वो जब से आपकी कम्युनिकेशन बच्चों के साथ स्टार्ट होती है, ऑब्वियसली जैसे जैसे बच्चा जो है वो लैंग्वेज सीखता है और उसके जो है वो कॉग्निटिव जो उसकी डेवलपमेंट होती है यानी IQ उसका जो है वो डेवलप होना शुरू होता है। साथ के साथ ऑब्वियसली आप उसको जो बेसिक चीजें होती हैं इन टर्म्स ऑफ जैसे आप उनके उसके अंदर इंस्टिल करते हैं, शेयरिंग हो गई, काइंडनेस हो गई, तो ये वाली वो चीजें होती हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता जाके लेटर ऑन EQ में कन्वर्ट होती हैं या एक हाई EQ या एक इंटेलिजेंट इंसान बनाती हैं, ठीक है। अगर इमोशनली इंटेलिजेंट पेरेंट्स हैं और उनकी इमोशनली इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन होती हैं और वो बच्चों से भी इन इमोशनली इंटेलिजेंट वे कॉन्वर्स करते हैं तो चांसेस आर कि वो बच्चा बड़े होके और ऑब्वियसली लाइक आप उसको अगर ट्रिगर्स मिल रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल
एंगर है, सैडनेस है, तो सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट चीज ये है ना कि बच्चा ये देखता है कि अम्मा अब्बा का क्या उस ट्रिगर पे रिस्पॉन्स है, वो कैसे बिहेव करते हैं, क्योंकि बच्चा आपकी जो एक पार्ट होता है उसका, जो कि वो पेरेंटल जो सारी वो होती है, जो मतलब पेरेंट्स जो कर रहे होते हैं उसको बेसिकली अपने अंदर इंस्टिल कर रहा होता है, ठीक है। उसकी जो मोरालिटी है वो प्राइमरीली अपने पेरेंट्स से आ रही होती है। तो अगर आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं और आप स्मार्ट हैं और आप जो है वो चीज़ों, अपने एंगर, अपनी सारे इमोशंस को अच्छी तरह से डील कर रही हैं, तो चांसेस आर कि वो पैसिवली भी लर्न करेगा, एंड देन ऑब्वियसली after a certain age, say 6-7 years, you can talk about it and you can discuss in terms of like emotions के बारे में discuss कर सकते हैं, how they are feeling, what makes them feel, मतलब that particular way you can have those intelligent conversations with your kids, but primarily तो it has to be led by example. Okay, thank you. जी समर नौरीन, आपको रिक्वेस्ट आएगी, क्वेश्चन पूछिएगा अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब आर वी ऑल द टाइम सपोज टू कंट्रोल आवर इमोशंस? क्या हर वक्त हमें कंट्रोल करना है इमोशंस को? सपोज लाइक कुछ सिचुएशंस में आपको मैनी ऑफ द टाइम्स, फॉर एग्जांपल अभी जो गजा में हो रहा है, तो लोग आपको एक ही रिस्पॉन्स आप सुनते हैं ऑल द टाइम के आप जज्बाती हो रहे हैं, आप जज्बाती हो रहे हैं। तो कैसे डिस्टिंक्ट करें कि ये मेरी स्टेट जो है इस वक्त मतलब मैं जज्बाती हूँ या इस वक्त आई एम इमोशनली इंटेलिजेंट? तो ये डिस्टिंक्शन ये भी क्या प्रैक्टिस से ही पॉसिबल है या हमें हर वक्त इमोशंस को कंट्रोल करना है? इसको थोड़ा सा बताओ। बिल्कुल भी नहीं, हर वक्त नहीं कंट्रोल करना। उसकी रीजन ये है कि अगर आपको हर वक्त कंट्रोल करना होता तो वही बात है कि आपको अल्लाह ताला इमोशंस देते क्यों ना, मतलब इट्स ओके टू समटाइम्स नॉट फील ओके, ठीक है। सबसे पहली बात ये है कि अगर आप, जैसे आपने गजा की बात की, अगर आपका बीइंग अ मुस्लिम एंड बीइंग अ ह्यूमन, जो आपका खून है वो नहीं खोलता इस सिचुएशन को देख के, दैट मीन्स के अंदर मसला है। इसका मतलब ये तो बड़ा लिटमस टेस्ट है, क्लियर, मुस्लिम्स के लिए भी इन टर्म्स ऑफ देयर ईमान, और नॉन मुस्लिम्स के लिए इन टर्म्स ऑफ देयर ह्यूमैनिटी के, एम आई ह्यूमन इनफ, मतलब उनके लिए भी टेस्ट है ये। तो खून तो खोलना चाहिए, मतलब अगर नहीं खोल रहा खून तो तब दैट इज अ प्रॉब्लम, ठीक है। बट द थिंग इज कि क्या आप सिर्फ मतलब गुस्सा करके, रो धो के, वावेला करके, दिल जला के, खून जला के छोड़ देते हैं? तो इसका मतलब तो ये है कि मतलब सही आप उस इमोशनल एनर्जी को टैप नहीं कर रहे ना। इफ यू आर डूइंग समथिंग, अगर आप दुआ के साथ दवा भी कर रहे हैं, देन एक्चुअली यू आर बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट, और आप अपने उस एंगर को चैनलाइज करके यू आर डूइंग समथिंग गुड आउट ऑफ इट। क्योंकि आपके उस एंगर से, आपके उस फ्रस्ट्रेशन से फलस्तीनियों को कोई फायदा नहीं होने वाला टिल द टाइम यू डू समथिंग अबाउट इट। और वो करने की जो मतलब वो जो आपने काम करना है या जो भी जहां से कुछ कर रहे हैं, उसकी एनर्जी भी तो इमोशंस ही देते हैं। सो इमोशंस आर बेसिकली द फ्यूल। आपने अब इस फ्यूल को कैसे यूज करना है ये आपका लाइक है, और बेसिकली इम्तिहान भी इसी चीज का है। तो समटाइम्स यस यू कैन लूज योर लाइक EQ, हो सकता है, बट उसके बाद फिर आप कैसे बिहेव कर रहे हैं और कैसे चीजें चल रही हैं, इट एक्चुअली डिपेंड्स ऑन दैट। या आपको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लाइक व्हाट यू आर डूइंग अबाउट इट और हाउ यू आर डीलिंग विद इट, ये चीज जरूरी है। जी थैंक यू। आई कैन होप आई दैट आस्क मेक्स वन मोर सेंस। क्वेश्चन प्लीज? ओके, या जी मैं ये पूछना चाह रही थी कि कैसे वो लेवल ऑफ एम्पैथी अचीव किया जा सकता है? फॉर एग्जांपल आई ऑफन थॉट के आई जस्ट वांट टू एम्पैथाइज द सिचुएशन ऑफ हजरत इब्राहिम कि जिस वक्त वो अपने बेटे को ज़िबा करने के लिए लिटा चुके थे, तो उनके जो उस वक्त इमोशंस होंगे, द पेन ही कैरिड, वो क्या हम एम्पैथाइज कर सकते हैं? या क्या इमोशंस की क्या प्लेसमेंट है इस्लाम में, कैसे एड्रेस करता है? बिल्कुल बिल्कुल, प्लेसमेंट बहुत ज्यादा है। ऑब्वियसली जो आपकी कोर है या बेसिक्स हैं वही इमोशन से स्टार्ट होती है, ठीक है। जब हमने बात की सेल्फ अवेयरनेस की, ठीक है। अच्छा, एक बात तो ये कि कंप्लीटली एम्पैथाइज कर सकते हैं जब इब्राहिम से, आई एम नॉट रियली श्योर, बिकॉज आप ये देखें ना कि पैगंबरों की मैट्रिक्स और होती है, देर नॉट लाइक टिपिकल ह्यूमन बींग्स की नहीं। और उसमें से भी कुछ आज जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हजरत इब्राहिम हो गए, जिनकी बहुत आला उस पर रखा गया और जिनके ऊपर बहुत ज्यादा टेस्ट आए, तो वो तो लेवल आई एम नॉट रियली श्योर कि एक नॉर्मल एवरेज ह्यूमन बीइंग किस हद तक अचीव कर सकते हैं। अल्लाह ताला का ज़ाहिर एक खास फजल होता है उनके ऊपर और एक खास हाथ भी होता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है, वो भी इंसान थे और उनको इसीलिए उस टेस्ट से गुजारा गया ताकि हमारे लिए ये चीज हो।
तो आई थिंक उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज सेल्फ अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और अब सेल्फ अवेयरनेस का मतलब वही है कि आप अपने आप को पहचाने, मकसद पहचाने। हजरत इब्राहिम का भी तो आप स्टोरी में देखते हैं ना, तो पता चलता है कि जी वो शुरू से रिफ्लेक्ट करते थे, सोचते थे मैं कौन हूँ, कैसे हूँ, ग्रेजुअली करते 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 वो इस लेवल पे पहुंचे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में देखते हैं आपको गार हिरा मिलता है कि इंट्रोस्पेक्ट करते हुए, रिफ्लेक्ट करते करते सेल्फ अवेयरनेस, और वो जो एक के बाद एक मकामात हो सकता है वो यही चीजें वो इमोशनल इंटेलिजेंस के हवाले से जो हम पढ़ रहे हैं, जिनके अंदर वो ग्रेजुअली गुजरे। मतलब वी कैन नॉट रियली नेम दम, लेकिन वी आर एबल टू आइडेंटिफाई कि कुछ तो हुआ था। ठीक है, सो आई थिंक जरूरी ये है कि वही सबसे पहले तो आपका स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है कि आपका ईमान कितना स्ट्रांग है, एंड हाउ फर्मली यू बिलीव इन थिंग्स, कि आप इतना देखिए आज के दौर में भी आपको फलस्तीनी दिख रहे हैं, मतलब कितना उनको मारा पीटा, सब कुछ किया, बच्चे जला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो फिर भी कह रहे हैं नहीं हम खड़े हैं। तो ईमान ही है ना। तो अगर हमें शायद हजरत इब्राहिम वाले लेवल पे हम एम्पथाइज ना कर सके, लेकिन हम अपने फेलो ह्यूमन बींग्स के साथ जो कि इस दौर में, इस दुनिया में, इसी प्लेनेट पे 2023 में रहते हैं, उनके साथ तो एम्पथाइज कर सकते हैं कि ऐसे लोग भी हैं। ये शायद पता नहीं हम उनके साथ भी नहीं कर सकते कि क्योंकि हम अपने आप को उनकी जगह रख नहीं पा रहे। तो पॉसिबल जरूर है, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इट टेक्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस। मतलब सोचे ना कि आपका अपना बच्चा और वो फिलिस्तीन में हो और उसके साथ ये हो रहा हो, तो इवन यहाँ तक पहुंचना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो वो तो बहुत बड़े लेवल की चीज थी। बट वही बात है कि इसके लिए बहुत 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 आप अपना इमोशनल मसल बिल्ड करेंगे एंड ऑब्वियसली ईमान बिल्ड करेंगे, तो तब ये मकाम। ओके जी, थैंक यू सो मच एवरीवन। आप लोग आए सेशन में, और आपने आज फर्स्ट सेशन इसमें ईआई के अंदर, ईआई के सेशन में आपने अपना पार्ट प्ले किया है। नेक्स्ट टाइम भी ज़रूर आएँ और कीप लर्निंग इन अ गुड वे। आई वुड लाइक वसीम खान फ्रॉम द टीम टू add his words and wind up the session. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है। जी फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजिंग प्रेजेंटेशन, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा था। मैं दीनी लिहाज से अगर कुछ पॉइंट्स ऐड करना चाहूँगा तो जो थोड़ी सी हो सकता है आप लोगों की कंफ्यूजन या क्वेरीज क्लियर भी कर दें। सबसे पहले तो देखें तख्लीक इंसान जो है ना, उसको जब अल्लाह ने तख्लीक किया है तो उसके अंदर ये EQ और IQ का एलिमेंट डाला है। ये बाकी मखलूकात में हमें नहीं मिलता। मखलूकात अपने इंस्टिंक्ट पे चलती है, इंसान अपने इरादे से चलता है। उसके पास चॉइस है। जानवर को भूख लगेगी वो शिकार करेगा, इंसान को भूख लगेगी उसके पास चॉइस है, वो खाए ना खाए, क्या खाना है क्या नहीं खाना। राइट, दैट्स द फर्स्ट थिंग। और यही EQ और IQ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। अभी एक डैनियल kahneman, एक इज अ नोबेल प्राइज विनर साइकोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये कहा है कि इंसान जो है वो अपने जितने भी डिसीजंस करता है ना, अब हर लम्हे में डिसीजंस कर रहे होते हैं, मैं उठ के जाऊं, ये करूं, वो करूं, वो सारे 90% इमोशंस पे बेस होते हैं और ओनली 10% उसमें लॉजिक काम करती है। क्योंकि आप अच्छा उस इमोशंस के बेसिस पे आप जब डिसीजन करते हैं तो उसके पीछे कौन सी चीज होती है, डेरिवेटिव कौन सी चीज होती है, या कौन सी चीज उसको ड्राइव करती है या आपको मजबूर करती है या आप उसके ऊपर डिसीजन लेते हैं, वो होता है या तो आपको या मना करती है आपको किसी चीज से कि डिसीजन लूं या ना लूं। वो होता है ना तजब्जुब में इंसान होता है। वो तजब्जुब ये है कि या तो आपको खौफ होता है या आपको हुज़न होता है। तो लिहाजा आपके जो इमोशंस है ना, दैट शुड बी डिराइव्ड फॉर अल्लाह ओनली। और जब आप उसके ऊपर चलेंगे तो वला खौफुन वला हुम यहज़नून, जो भी अल्लाह के औलिया हैं, अल्लाह के बंदे हैं, उन पे वो खौफ और हुज़न हट जाता है, जिसके नतीजे में फिर आप जो है आपके डिसीजंस पे ना आपको उसका कोई, जैसे अभी काफी लोगों ने कहा कि जी हम इमोशनली ये डिसीजन किया लेकिन बाद में हमने रिग्रेट किया, वो रिग्रेट खत्म हो जाता है और फिर खौफ भी खत्म हो जाता है। और जब खौफ खत्म हो जाता है तो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ सूरतुल असर के फिर आप हक बात करने की, आप हक बात करते हैं। और अगर तो आपके रिसोर्सेज इतने नहीं है कि आप वो हक बात कर सकें या हक को वो कर सकें, तो देन आप फिर सब्र की तलकीन करते हैं। तो दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। दूसरा एम्पैथी और सिंपैथी का थोड़ा सा था। तो एम्पैथी इज बेसिकली, मैं सिर्फ एक एग्जांपल देके आई विल जस्ट फिनिश इट, कि एम्पैथी आप अगर किसी चीज से गुजरे ना, पेनफुल उससे गुजरे, लाइक फॉर एग्जांपल किसी के वालिद साहब या किसी का क्लोज रिलेटिव फौत हो चुका है, तो वो जब किसी के साथ गमराजी करता है किसी के रिलेटिव के फौत होने पे, तो वो फील करता है कि हाँ ये मेरे साथ हो चुका है।
ठीक है, वो जो स्टेज होती है ना जब आप बाकायदा अंदर से खुद भी वो फील करते हैं, दैट इज एम्पैथी। अदरवाइज फिर वो जो दिलजोई, तसल्ली, दैट इज ऑल सिंपैथी। तो these are the few things that I wanted to clear. इंशाल्लाह फिर आपको नेक्स्ट उसमें जो है वो डॉक्टर साहिबा भी बताएंगी कि किस तरह से हम हमारे सारे जो है इमोशनल ब्रेन जो होता है वो डिसीजन मेकर होता है। तो थैंक यू वेरी मच। Okay, thank you so much, Wasim, and thank you so Thank much, you, Miss Farhana. Jazakallah. You want to add something in the end? नहीं, आई थिंक जो वसीम भाई ने कहा वो बहुत एक्सीलेंट चीजें थी कि बड़े प्रैक्टिकल लेवल पे कि जो खौफ और हुज़्न वाली चीजें स्पेशली वो हमारी जिंदगियों में स्पेशली फ्रॉम अ रिलीजियस पर्सपेक्टिव बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो उसको हम बिल्कुल सूरे असर के पैरामीटर पे लाइक चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो आई थिंक रियली गुड दैट वे। और इंशाल्लाह ताला अगर किसी का कोई और सवाल भी है तो they can send it to us and we are going to respond. इंशाल्लाह we'll try कि जितने भी हम इंक्लूड कर सकें तो वो करें इंशाल्लाह ताला। Yeah, I think that's Okay, about it. thank you so much, Miss. Okay, so once again आप सबका शुक्रिया। Kindly keep participating and keep learning through discussion forum। और फीडबैक्स जो हैं उसके अंदर आप लोग जितना पार्टिसिपेट करेंगे उतना आप लोग के लिए एडवांटेज होगा। सो इंशाल्लाह ताला आपसे नेक्स्ट सेशन के अंदर अब मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।